नमस्कार। दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड दापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी और हमारे एसोसिएट वाइब्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं हमारे शो दिल की बात डॉक्टर रेनू के साथ। जी हाँ, आज का हमारा शो खास है क्योंकि आज हमारे साथ होंगे डॉक्टर जी डी रामचंदानी जी, जिनसे हम बात करेंगे डायबिटीज को लेकर के। डायबिटीज है क्या चीज, उसके प्रकार क्या है, किस तरीके से हमें इसमें सावधानी रखनी चाहिए, इसका उपचार क्या है, हमारे रहन सहन, हमारे खान पान का क्या असर डायबिटीज पे पड़ता है, इस बारे में सारी बातें हम आज डॉक्टर साहब से करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे आप सभी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि हम डॉक्टर साहब को भी अपने साथ जोड़ेंगे और उनसे डायबिटीज के बारे में सारी बात करेंगे यहाँ पर। और आपको हम बता दें कि डॉक्टर जी डी रामचंदानी जी को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट और अमेरिकन कॉलेज ऑफ एंड्रोक्राइनोलॉजी की ओर से आउटस्टैंडिंग सर्विस फॉर प्रमोशन ऑफ एंडोक्राइन हेल्थ ऑफ एंड अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन के लिए अंतरराष्ट्रीय अवार्ड 2020 के लिए उनको चयन किया गया है उनका। और सबसे खास बात दोस्तों कि ये अवार्ड 2003 से 2020 तक जो घोषित किए गए हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर के, इस अवार्ड में ये दूसरे भारतीय चिकित्सक है जिनके नाम का चयन किया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, हमारे देश के लिए, हमारे लिए, हमारे कोटा शहर के लिए, कि जी डी रामचंदानी जी को ये अवार्ड दिया जा रहा है। बस जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, बिल्कुल। स्वागत है आपका जीवन दान जी। और उसके बाद हम डॉक्टर साहब को जोड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि डायबिटीज को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां भी हमारे मन में है। उन भ्रांतियों के बारे में भी हम बात करेंगे, इनके क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम पहचाने कि डायबिटीज हो चुकी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बच्चों में आजकल डायबिटीज का सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि डायबिटीज हो रही है, उसके क्या कारण है, बच्चे क्यों किस तरीके से इस बीमारी के चपेट में आ रहे हैं, वो कारण हम उनसे जानेंगे। इस तरह की तमाम बातें हैं, तमाम जानकारियां जो हम डॉक्टर साहब के साथ यहाँ पर आज करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी जल्दी से आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइएगा। उसके बाद हमारे जो आज के मेहमान है, खास मेहमान डॉक्टर जी डी रामचंदानी जी, उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी जल्दी से आप हमारे साथ आ जाइएगा। आज हम बात करेंगे, दिल की बात डायबिटीज को लेकर के की जाएगी। ऐसे तो कहते हैं कि हमें मीठा होना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, पर कई बार हम कहते भी हैं ये कि ज्यादा मिठास अच्छी नहीं है, अगर ज्यादा मिठास होगी तो डायबिटीज हो जाएगी। एक मजाक में ये बात कही भी जाती है। लेकिन दोस्तों, वास्तव में जिन लोगों को डायबिटीज होती है वो किस पीड़ा से गुजरते हैं, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे यहाँ पर। बिल्कुल, श्री कर्मयोगी सेवा संस्थान जी, हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे शो दिल की बात डॉक्टर रेनू के साथ। बस कुछ ही पलों में हमारे डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उसके साथ ही हम उनसे दिल की बात करेंगे डायबिटीज को लेकर के, और जानेंगे सारी बातें, सारी जो भी आपकी भी अगर कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, तो वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से आपके उन सवालों का जवाब बिल्कुल दिलवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप जल्दी से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाइएगा, ताकि उसके बाद हम हमारे आज के खास मेहमान डॉक्टर जी डी रामचंदानी जी को अपने साथ यहाँ पर जोड़ेंगे। ये भी बात करेंगे कि अगर डायबिटिक पेशेंट कोई है तो उनके लिए जो अभी इस समय वैश्विक बीमारी चल रही है कोरोना का, उसका असर क्या पड़ रहा है, किस तरीके से इस बीमारी में वो अपना देख रखवाल करें, अपने आप को किस तरीके से बचा कर रखें, ये भी बात हम डॉक्टर साहब के साथ करेंगे। लेकिन जल्दी से आप हमारे साथ आ जाइएगा। उसके बाद आज के हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान डॉक्टर साहब को हम अपने साथ यहाँ पर जोड़ करके उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे डायबिटीज है क्या, तो इसके बाद ये डायबिटीज के प्रकार क्या है, क्यों होती है डायबिटीज, इस बारे में हम उनसे बात करेंगे। देखिए, जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और उसके बाद हम आज का जो हमारा ये खास शो है उसको हम अ, बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। हम सबसे पहले आप सभी का जो हमारे साथ जुड़ना, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि आप लोग जब हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे शो को देखते हैं और इतना ज्यादा आप हमें प्यार देते हैं, तभी हमें भी और ज्यादा उत्साह होता है कि नहीं, हम और भी हमारे जो मेहमान हैं, खास मेहमान हैं, जिनको आप सुनना चाहते हैं, जिनसे आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉफिट हो, लाभ हो, फायदा हो, हम उन मेहमान को अपने साथ यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करते हैं। उसी कड़ी में है आज हमारे साथ डॉक्टर जी डी रामचंदानी जी, जिनसे हम बात करेंगे आज डायबिटीज को लेकर के, मधुमेह रोग जिसे कहा जाता है, उसको लेकर के कि ये क्या रोग है, क्यों हो जाता है, इसके लक्षण कैसे होते हैं, कैसे हम पहचाने कि ये डायबिटीज है, और डायबिटीज के कितने प्रकार की होती है कि सिर्फ हम तो यही जानते हैं। थैंक यू संजय सर,
ये डायबिटीज टाइप 1 है, टाइप 2 है, तो टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है। ये सारी चीजें हैं, तमाम बातें हैं जो हम आज हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर जी डी रामचंदानी जी, उनके साथ हम करेंगे, उनके साथ जानेंगे इस चीज को लेकर के। बस कुछ ही पलों में आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उसी के साथ हम आज की जो बातचीत है उसका सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। उनके बारे में भी हम जानेंगे, डॉक्टर साहब के बारे में भी हम जानेंगे कि वो डॉक्टर साहब इसी फील्ड में क्यों आए, उन्होंने इसी फील्ड को क्यों चुना, क्या इंटरेस्ट उनका था। ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम उनसे बात करेंगे। बस उससे पहले चाहूंगी जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात कही जाती है कि क्या हम अपने अंदर इस तरीका का अपने व्यवहार में, अपने खान पान में, अपने रहन सहन में क्या हम बदलाव करें जिससे कि जो ये बीमारी है डायबिटीज, इस बीमारी से हम दूर रह सकें। क्योंकि बहुत कुछ हमारा रहन सहन, हमारा खान पान डिपेंड करता है कि हम इस बीमारी से भी दूर रह सकते हैं। थोड़ा सा समय हम अपने लिए निकाल लें तो शायद जो ये बीमारी है डायबिटीज, मधुमेह बीमारी, उससे हम बच सकते हैं। कहते हैं ना, तनाव, स्ट्रेस, आज भागती दौड़ती जिंदगी में हर व्यक्ति को तनाव है, स्ट्रेस है, और वो ही कहीं ना कहीं हम लोगों को ये डायबिटीज की तरफ लेकर के जाता है। अगर थोड़ा सा हम अपने आप को रिलैक्स कर लें, तनाव और स्ट्रेस से थोड़ा सा हम आपको अपने आप को दूर रखें, तो शायद हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो आज ये सारी बातें हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को बचाव करें, क्या सावधानियां हम रखें, वो सारी बातें हम डॉक्टर साहब के साथ करेंगे। बस कुछ ही पलों में हम हमारे आज के जो मेहमान हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर जी डी रामचंद्रना जी चंदानी जी, उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे। बिल्कुल कुछ ही पलों में हमारे आज के खास मेहमान जी डी रामचंद्रन जी हमारे साथ बस जुड़ने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि आज के इस शो को हम आगे करेंगे। और जल्दी से हमारा जो चैनल है दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल, उस चैनल पर भी हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी। हम बस यही चाहेंगे कि उस सीरीज को भी आप इसी तरीके से अपना प्यार दें, इसी तरीके से उस सीरीज को भी आप देखें। बस कुछ ही पलों में हमारे आज के खास मेहमान हमारे साथ, उसके बाद बिल्कुल कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम भी कई बार आ जाती है। बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं। हमने नमस्ते डॉक्टर साहब। हेलो। हाँ हाँ, नमस्ते। नमस्ते रनु जी, नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, कैसे हैं नमस्कार, सब? नमस्कार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं, मैम? बस बढ़िया सर। सबसे पहले तो सर हम आपका हमारे चैनल दर्पण द रिफ्लेक्शन और हमारे सपोर्टेड हैं दापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी, और हमारे एसोसिएट हैं वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं सर। हाँ, थैंक यू डॉक्टर रेनू मैडम, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपने इस प्रोग्राम के लिए बुलाया और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके प्रोग्राम को और आपके श्रोताओं को दूंगा। अ, जो 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 आपने जो टॉपिक भी लिया है वो भी बड़ा बहुत मुख्य इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की सिनेरियो को देखते हुए। बिल्कुल सर। सर आज का जो टॉपिक है डायबिटीज, हम उस पर बात करें, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे जी डी रामचंदानी जी के बारे में। सबसे हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, उसके बाद हम डायबिटीज की बात करेंगे सर, आपका सफर यहाँ तक का। आ, बहुत लंबा सफर है। मेरा जन्म स्थान लाखेरी, जिला बूंदी में हुआ है। जैसा कि जानते हैं कि हमारे समाज के लोग सब सिंध से जो जी। जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था तब अलग होके आए थे लाखेरी में। जब स्कूलिंग वहीं पर हुई, और उसके बाद 11th के बाद स्कूल नहीं था, तो बूंदी में हम लोगों ने एजुकेशन, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किया। आर&टी मेडिकल कॉलेज उदयपुर से एमबीबीएस किया, एंड एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से एमडी मेडिसिन में करने के बाद फिर 2 साल संतोगवा में रहा मैं एसडीएमएस में। उसके बाद यहाँ कोटा आ गया। जी। और ये एक तरह का कहते हैं कोइंसिडेंस था कि मैं डायबिटीज में कैसे अपना इंटरेस्ट हुआ। मैं शुरू से ही जैन दिवाकर में बैठता था, डायबिटीज के पेशेंट्स बहुत आते थे वहाँ। 2007 में हम लोगों ने एक डायबिटिक मेला, मधुमेह मेला पहली बार कोटा में
लगाया आज से करीबन 14 साल पहले। और हर वर्ष विश्व मधुमेह दिवस जो आता है 14 नवंबर, उस दिवस पर हम लोग इसी तरह के जागरूकता प्रोग्राम और अवेयरनेस एजुकेशन एंड जब लोगों को डायबिटीज के बारे में बताना शुरू किया, तो उसी टाइम थोड़ा सा डायबिटीज के बारे में कई सारी चीजें आई थी और एकदम से शुगर की बीमारी जो भारत में एकदम से बढ़ने लगी थी करीबन 15 साल पहले। और आज तो ये एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में ले चुकी है। तो ये 2007 से हम लोगों ने स्टार्ट किया, और पहले मधुमेह मेले से स्टार्ट किया, फिर 2010 में कुछ बच्चों को हमने देखा, टाइप 1 बच्चे जो अंडर प्रिविलेज, जो स्पेशली गांव में जो गर्ल्स थी, कुछ बहुत बड़ी कहानी है वो, आज हम डिस्कस नहीं कर सकते। और उनमें कुछ ऐसे बच्चे मिले जो बहुत अफोर्डेबल नहीं थे, उनको हम लोगों ने अडॉप्ट किया और 20 बच्चों से स्टार्ट किया। और हम लोग आज कई सारी संस्थाओं के माध्यम से करीबन 300 टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों की हम लोग मदद कर रहे हैं थ्रू कंसल्टेशन। उनको फ्री चीजें जो ग्लूकोमीटर से, स्ट्रिप्स है, इंसुलिन से, सब चीजें हम लोग उनको फ्री देते हैं। ये सब कहीं कहीं ना कहीं कुछ दूसरी संस्थाओं से मिल रहा है, और कोशिश ये करते हैं कि उनको किसी भी तरह से हम लोग तकलीफ में नहीं आने दें। तो ये छोटा सा मेरा सफर है। आप लोगों का सबका आशीर्वाद रहा, मेरे टीचर्स का, मेरे परिवार का, मेरे सीनियर्स का, जिसकी वजह से आज सब लोगों का प्यार मिला, तो आज यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। जी। नहीं सर, बहुत ही अच्छा सर आप काम कर रहे हैं, और शायद सर आपको AACE द्वारा आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड भी आपको दिया जा रहा है, जो कि हमारे लिए, पूरे भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं आप हमारे साथ जुड़े थे उससे पहले मैं बता रही थी यहाँ पर, और 2003 से 2020 के दौरान की अगर हम बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड हमारे भारत में आप दूसरे चिकित्सक है जिनको ये दिया जा रहा है। तो सबसे पहले सर आपको हम ढेर सारी बधाई देते हैं, और आप कांग्रेचुलेशन सर कि भारत का गौरव आपने बढ़ाया है सर। लेकिन जानना थैंक यू। चाहेंगे ये अवार्ड है क्या? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी, AACC जिसको बोलते हैं, ये अमेरिका की एक एंडोक्राइन सोसाइटी है, जो विश्व की सबसे बड़ी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट जो हैं, जो फील्ड में जो काम कर रहे हैं चिकित्सक, पूरे वर्ल्ड के करीबन 210 देशों के मेंबर हैं, उनकी सोसाइटी है। तो मैं पिछले 4-5 साल से उनकी कॉन्फ्रेंस अटेंड करता हूँ। 2 साल पहले जब अटेंड किया तो पता लगा इस तरह का कुछ सोशल अवार्ड के लिए वो लोग रिकमेंड करते हैं। तो मैं बड़ा वो था, मैंने कहा, मुझे मेरे दोस्तों ने कहा, कुछ दिल्ली के को लोगों ने कहा, आप इतना काफी आपका सोशल वर्क है कि क्यों ना आप इसके लिए अप्लाई करते हो। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मतलब मैं कहाँ अप्लाई कर पाऊंगा, यानी आप ट्राई तो करें, हम लोग आपको रिकमेंड कर देंगे। तो अल्टीमेटली तैयारी करी हम लोगों ने, और फॉर्चुनेटली ये अवार्ड मेरे को मिला। हमने मुख्य रूप से इसमें ये दिखाया था कि हम सोशल वर्क जो कर रहे हैं पिछले कई सालों से वो तो है ही, पर मुख्य था हम टाइप 1 डायबिटीज का जो काम कर रहे हैं, जो कि भारत में कुछ गिने चुने सेंटर्स ही हैं जो टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों के लिए टाइप करते हैं, जो कि क्योंकि टाइप 1 बीमारी वो है जो डायबिटीज, उसमें बच्चों को पूरी लाइफ लॉन्ग इंसुलिन इंजेक्शन लगाना पड़ता है, और यदि उसकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी नहीं है, या वो एजुकेटेड नहीं है, या किसी गांव में रहता है, या दूसरी चीजें हैं, या गर्ल चाइल्ड है, स्पेशली हमने स्टार्ट किया था गर्ल चाइल्ड से, और लड़कियों के लिए थोड़ा सा वो बड़ा मुश्किल होता था, जब गांव में किसी लड़की को अगर टाइप 1 डायबिटीज हो जाए तो सब तरह से बड़ी मुश्किल आती थी। उस तरह के बच्चों को हमने स्टार्ट किया, और वो, और स्पेशली जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, एजुकेटेड नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फ्रिज रेफ्रिजरेटर नहीं है, तो इंसुलिन कैसे लगाएं। तो वो हमने एक तरह की बहुत मुहिम छोड़ी कि हम उन बच्चों को इंसुलिन रखने के लिए कैसे, तो हमने उनको एजुकेट किया करीबन 200-250 फैमिलीज को, कि हाउ टू कीप द इंसुलिन इन दिस टेम्परेचर, 45-46 डिग्री टेम्परेचर पे आप इंसुलिन कैसे रखोगे आप बिना रेफ्रिजरेटर के। तो उनको सबको एजुकेट करके वो एक हमने स्टडी करी कि अब देखो उस तरह के बच्चों में जहाँ टेम्परेचर हाई है और वहाँ इंसुलिन लगाने के बाद भी उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, उनका शुगर कंट्रोल अच्छा है, उनका सब कुछ ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा है, और वो हमने एक स्टडी वहां भेजी। तो उन लोगों को अल्टीमेटली जब लगा कि हाँ, तो ये सोशल अवार्ड है जो पूरे वर्ल्ड में हर साल एक चिकित्सक को पिछले 28 साल से दे रहे हैं। इंडिया में इसके पहले किसी चिकित्सक को मिला हुआ है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सेलेक्ट किया, और इसमें भी कहीं ना कहीं कई सारी संस्थाओं का सपोर्ट रहा। मुख्य रूप से हमारी जो सेंटर है, इस सेंटर में जो अंतरराष्ट्रीय डायबिटिक फेडरेशन IDF जिसको बोलते हैं, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डायबिटिक संस्था है, उसका एक प्रोजेक्ट है लाइफ फॉर ए चाइल्ड।
टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों के लिए उनका प्रोजेक्ट है। उनमें हम पिछले 8-9 साल से उनके मेंबर भी हैं, रिकॉग्नाइज्ड भी हैं, तो वहां से हमें काफी सहायता मिलती है। कुछ लोकल यहाँ की संस्थाएं हमें बहुत सपोर्ट करती हैं। दूसरा स्वीट डायबिटीज प्रोजेक्ट है, उसमें भी हमारा सेंटर कोलैबोरेटिव सेंटर है पूरे कंट्री में, और आपको आश्चर्य होगा कि पूरे इंडिया में करीबन 10 सेंटर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं बस, और नॉर्थ इंडिया में शायद 1 या 2 सेंटर्स ही। हाँ, टाइप 1 में बहुत ज्यादा लोग काम नहीं करते हैं। कुछ हमारे लोकल चिकित्सकों ने, लोकल संस्थाओं ने, हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, हमारी एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया एपीआई ने, डायबिटीज की संस्थाओं ने, रोटरी क्लब है यहाँ के जो लोकल हैं, उन लोगों ने सबने हमें काफी हद तक हर जगह सहयोग किया। उन सबका सहयोग ही मानता हूँ, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। हमारी टीम जो है, हमारी टीम में खासकर हमारे डायटिशियंस हैं, हमारे एजुकेटर्स हैं, हमारी टीम, हमने एक हमारा ग्रुप का नाम रखा है टीम डायबिटीज, और हमने उसको देखते हुए एक संस्था भी बनाई थी जिसको हमने नाम दिया था दोस्त डायबिटीज। दोस्त यानी कि डायबिटीज ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग टाइप 1, दोस्त के नाम से हम लोगों ने एक संस्था बना रखी है। उसके थ्रू हम इन बच्चों को कुछ हद तक हम सहयोग कर पाते हैं। तो ये इस तरह से हमें अवार्ड मिला है, और इस साल तो कोविड की वजह से कुछ नहीं हो पाया। शायद अगले साल वो लोग हमें इनवाइट करेंगे, तब कॉन्फ्रेंस में हमें शायद अवार्ड, नेक्स्ट ईयर हमें अवार्ड मिलेगा। सर, सभी लोग आपको कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं। संजय ओझा जी आपको कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं, मंजू श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, देवेंद्र इंद्रेश सर कह रहे हैं, संजय ओझा जी तो आपको लिख रहे हैं काश हर डॉक्टर की सोच आपकी तरह हो जाए तो ये सब कुछ संभव हो जाए, जो लगता है कि ये असंभव है वो बहुत आसानी से हमारे लिए संभव बन जाएगा। सर अनुराग श्रीवास्तव जी आपको बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी रही थी। एक बच्ची मुझे दिखाने आई आज से 13 साल पहले, उसकी मदर बड़ी गरीब सी लेडी थी, अंटर हुई, तो मेरे पास आई। मैंने कहा भाई मैं बच्चों को देखता नहीं हूँ। वो बोली नहीं, इसको डायबिटीज है। तो मैंने पूछा कब से है, कि साहब 5 साल से। मैंने शुगर कितने टाइम पहले करी? शुगर की तो 3 महीने हो गया, उसका शुगर बहुत ज्यादा था और उल्टियां हो रही थी। तो मैंने कहा फिर शुगर क्यों नहीं कराया? कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा शुगर तो करनी पड़ेगी। तो कि कितने पैसे लगेंगे? तो क्या 30 रुपए लगेंगे? तो उसने अपने जेब से एक वो पर्स निकाला, उस पर्स स्ट्रिंग वाला खोल के उसमें से सिक्के निकाल के उसने गिनना शुरू किया मेरे सामने, 30 रुपए। तो मैं उसको देखा, मैंने कहा आप क्या करते हो? कि मैं पीछे वाले मकान जो है हमारे साड़ा साहब के बगल में, वहाँ झाड़ू पोछा करती हूँ। मैंने कहा फिर आपके बाकी पति कि वो मजदूरी करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं, और रात को शराब भी पीते हैं। मैंने आपके और बच्चे, एक बच्चा और है जो मेंटली रिटार्डेड है। तो मेरा माथा ठनका, मैंने कहा ये कैसे मैनेज करेंगे इसको? खैर हमने किया उस तरह से, फिर हम लोगों ने इस तरह से स्टार्ट किया, 10-20 बच्चे इकट्ठे हुए जो इसी तरह के हमें हमारे पास रेगुलर आते थे। तो हमें लगा इन बच्चों को कैसे और हाँ, इंसुलिन, टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन उनकी लाइफ लाइन होती है। यदि उनको इंसुलिन नहीं मिल रहा तो कुछ ही दिनों में उनकी निश्चित रूप से डेथ हो जाएगी। और आपको ये भी एक अच्छी बात बताऊंगा कि हम सन 2021 जो है, आज से 100 साल पहले इंसुलिन की खोज हुई थी कनाडा में, जो बेंटिंग एंड बेस्ट ने करी थी। आज हम उसका 2021 में हम उसका शताब्दी मनाएंगे बड़े धूमधाम से पूरे विश्व में। उसके पहले टाइप 1 डायबिटीज किसी को होती थी तो वो 100% डेथ मानते थे कि ये बच्चा नहीं बच सकता। उसकी खोज के बाद अल्टीमेटली उन बच्चों को बचाने लग गए। लेकिन हमारे देश में बहुत सारी दूसरी तकलीफें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अफोर्ड ही नहीं कर पाते, एजुकेटेड नहीं है। हमारे देश में अभी भी कंट्रोल अच्छा नहीं था, मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा थी। तो उस तरह के बच्चे इकट्ठे करते करते फिर हम लोग आज कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत लोगों का हमारे सपोर्ट मिलता है। किसी को हम बोलते हैं, कोई मना नहीं करता इस अच्छे काम के लिए। तो ये मैं अकेले नहीं कर पा रहा हूँ, ये पूरी टीम है हमारी, सब लोगों का, पूरे समाज का, पूरी सोसाइटी का, पूरे जितने भी यहाँ अच्छे क्लब्स हैं, उन लोगों का पूरा सहयोग रहा है शुरू से हमारे साथ। बट सर सहयोग सबका रहता है, लेकिन कहते हैं ना एक पहल करने की आवश्यकता होती है, वो पहल आपने की है सर। सर अब जब बात आती है डायबिटीज की, आगे हम बात करें, सबसे पहले एक सवाल आता है दिमाग में कि डायबिटीज के लिए अगर हम बात करें तो बीमारी है क्या चीज? जैसा कि डायबिटीज का नाम से है कि हमारे, इसको अगर कहें लेटिन भाषा में इसका अगर मतलब निकालें तो डायबिटीज यानी कि यूरिन के थ्रू शुगर निकलना। जब हमारे ब्लड में एक शुगर की मात्रा जो है फिक्स होती है, ब्लड शुगर जिसको बोलते हैं, और खाली पेट हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा 80 से 100 होती है। आजकल हमारी कट ऑफ लाइन 100 हो गई है, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर की मात्रा 110 से 140 होती है।
किसी भी कारण से यदि शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो वो अल्टीमेटली बढ़ने की वजह से यूरिन के द्वारा बाहर निकलती है, और साथ में बार बार बाथरूम आना, बार बार प्यास लगना, मुंह सूखना, थकान होना, कमजोरी आना। अच्छा, ब्लड शुगर जब बढ़ेगी तो वो धीरे धीरे करके हमारी आगे चल के बड़ी धमनियां और छोटी धमनियां दोनों को खराब करती है, जिसकी वजह से हमारे मुख्य रूप से मेजर ऑर्गन्स, स्पेशली हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज करती है, या गुर्दे पर असर करती है, या आंख की धमनियों में असर करती है जिसको हम लोग रेटिनोपैथी बोलते हैं, या गुर्दे की धमनियों में असर करती है, या पैर की धमनियों में। तो अल्टीमेटली वो धमनियां खराब करती है, और वो आगे चल के हार्ट की, गुर्दे की, पैरों की धमनियों, पैरों के नसों की और आंख के पर्दे की बीमारियां होने जाती है, जिसको हम लोग कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। यदि आप अच्छे से शुगर कंट्रोल नहीं करोगे, ये वो शुगर की मात्रा अगर आपकी लगातार बढ़ी हुई है, तो ये अल्टीमेटली आगे चल के इन सब ऑर्गन्स को डैमेज करती है, जिसको कि हम लोग इसकी कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। अच्छा, डायबिटीज की बीमारी एक सिंगल डिजीज नहीं होती, इट्स नॉट ए, ये कहेंगे एक बीमारी का समूह होता है, एक गुच्छा होता है, जिसमें डायबिटीज वालों में अक्सर किसी के ब्लड प्रेशर की ज्यादा तकलीफ मिलेगी, किसी को कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा मिलेगा, किसी को कहीं ना कहीं उसका असर हुआ होगा, या कई बार आंख पे, गुर्दे पे, हार्ट पे। तो इट्स ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिजीज को बोलते हैं। दूसरा, डायबिटीज की बीमारी जो है वो वक्त के साथ धीरे धीरे बढ़ती है, इट्स ए प्रोग्रेसिव डिजीज। तो ये शुगर जब बढ़ती है तो डैमेज करती है, और जिसको कि हम लोग डायबिटीज कहते हैं। अभी क्यों होती है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जैसा भी आप बिल्कुल। हाँ, जी। बिल्कुल आगे क्यों होती है इस बारे में हम बात करें, लेकिन दोस्तों उससे पहले जैसे डायबिटीज की बात आती है, आप टाइप 1 की बात करते हैं, लेकिन इसके और क्या प्रकार हो सकते हैं डायबिटीज के साथ? मुख्य रूप से हम आम भाषा में अगर बात करें तो डायबिटीज तीन मुख्य प्रकार की होती है। एक तो टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें जो कि अक्सर बच्चों में होती है, छोटे बच्चों में होती है। दूसरा टाइप 2 डायबिटीज, जो हमारे देश में सबसे ज्यादा है, और ये पहले तो हम लोग 45 साल 50 साल के ऊपर मानते थे कि टाइप 2 डायबिटीज, लेकिन आजकल की जनरेशन में ये 30 साल, इवन हम लोग 25 साल 20 साल के लड़कों में भी, बच्चों में भी हम लोग देखना शुरू कर दिया है। और 90 से 95% जो है टाइप 2 हमारे देश में है, और करीबन 5 से 10% टाइप 1 है। और तीसरी जो डायबिटीज का प्रकार है, जो टाइप है, वो है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, यानी कि जीडीएम, जो कि एक लेडी को जब प्रेगनेंसी होती है और उस प्रेगनेंसी के दौरान जब उसकी शुगर की मात्रा होती है, उसको हम लोग जीडीएम बोलते हैं। और जीडीएम वो होती है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, अक्सर देखा है तीसरे, चौथे या पांचवें महीने में शुरू होती है, और डिलीवरी के बाद काफी हद तक वापस नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अल्टीमेटली उन लेडीज में आगे चल के डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। आजकल सारा जो टारगेट जो डायबिटीज के प्रिवेंशन और अवेयरनेस एजुकेशन में, वो है हाउ टू प्रिवेंट जीडीएम। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे देश में जीडीएम्स की प्रिवलेंस, यानी कि हमारे देश में करीबन करीबन 15% जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। तो हर सातवीं लेडी, हर सातवीं फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। अच्छा, प्रेगनेंसी में अगर आप शुगर को डायग्नोस कर लो और अच्छे से कंट्रोल कर लो, तो यू कैन सेव द 2 जनरेशन। आप आने वाली 2 जनरेशन को आगे चल के शुगर होने से बचा सकते हैं, क्योंकि वो लेडी जो है जिसको डायबिटीज या उस दौरान शुगर की मात्रा बढ़ी है, वो आगे चल के प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद उसको शुगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और आने वाले बच्चे में भी शुगर होने की संभावना ज्यादा होती है। तो उस स्टेज को अगर आप उस पर्टिकुलरली सिचुएशन को अगर आप टाइम से डिटेक्ट कर लें और कंट्रोल कर लें, तो डेफिनेटली यू कैन प्रिवेंट द नेक्स्ट 2 जनरेशन ऑफ द जो जनरेशन को हम लोग डायबिटीज होने से रोक सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये सारी टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 जो आपने अभी बात करी डायबिटीज की, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये डायबिटीज की बीमारी आखिर होती क्यों है? क्योंकि कहते हैं ना कि क्या कारण है जिसकी वजह से डायबिटीज होती है? अलग अलग अपन डिस्कस करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज जो है उसका कोई कारण नहीं पता। कुछ कई कई सारी स्टडीज हो चुकी हैं। बेसिकली हमारे शरीर में एक इंसुलिन हार्मोन होता है जो हमारी शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। हमारी शुगर हम चाहे कितना ही मीठा खाएं, कितना ही मीठा खाएं, कितने ही दिनों तक खाएं, या कितने ही दिनों तक हम लोग खाली पेट रहें,
हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ये होता है कि हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को एक निश्चित मात्रा में बनाए रखती है। 80 से 100 110 खाली पेट और 110 से 140 मिलीग्राम परसेंट खाने के बाद ये हमारी शरीर का शुगर की मात्रा मेंटेन रहती है, चाहे वो 10 दिन तक हम बिल्कुल भूखे बैठ रहे हैं, चाहे हम लोग बहुत ज्यादा मीठा खाएं। तो ये मेंटेन करता है इंसुलिन हार्मोन, और ये हार्मोन हमारे शरीर में एक पैंक्रियास की ग्रंथि होती है, वो बनाता है। तो ज्यादा जब शुगर बढ़ती है तो हार्मोन ज्यादा बढ़ने लग जाता है, शुगर जैसे हमारी कम हो लगती है शुगर तो हार्मोन कम होता है, तो वो उसका काम होता है इसको बैलेंस करना। अच्छा, ब्लड शुगर जो है हमारे शरीर में एक निश्चित मात्रा में होना जरूरी है, क्योंकि वो एक हमारी कोशिकाओं को काम के लिए शुगर की जरूरत पड़ती है। या एक तरह से यूं कहें कि शुगर जो है हमारे शरीर का फ्यूल होता है, पेट्रोल होता है एक तरह से। यदि वो नहीं होगा तो हमारे शरीर की कोशिकाएं काम भी करेंगी, ज्यादा होगा तो डैमेज हो जाएगा, कम होगा तो वो एक मेंटेन करने का काम होता है, जो करता है वो इंसुलिन होता है। यदि किसी कारण से इंसुलिन बनना बंद हो जाए, जो कि टाइप 1 में होता है अक्सर, और कई सारे कारण माने गए, एक मुख्य कारण माना गया है कि कोई वायरल इन्फेक्शंस जब बच्चों में किसी कारण होते हैं, और वायरल इन्फेक्शन में जब कुछ एंटीबॉडीज बनते हैं उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, वो एंटीबॉडीज क्रॉस रिएक्शन कर लेते हैं, या ऑटो इम्यूनिटी बीमारी इसको बोलते हैं। वो वायरस के एंटीबॉडीज को तो डैमेज करते ही है, खास साथ में साथ हमारे बीटा सेल्स को भी डैमेज, यानी कि पेंक्रियाज में जहाँ इंसुलिन बनाने की कोशिकाएं उसको भी डैमेज कर देते हैं, और वो शुगर एकदम से बढ़ती है। तो टाइप 1 डायबिटीज का जो है अभी तक कोई मुख्य कारण नहीं पता लगा है, और उसका कारण उसमें ये है कि इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद हो जाता है, और टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों में पूरी लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लगा, पूरी जिंदगी भर उसको इंसुलिन इंजेक्शन लगाना पड़ता है, क्योंकि इंसुलिन की गोली नहीं आती है। दूसरा मुख्य टाइप है टाइप 2, जो कि ज्यादातर हमारे देश में वही देखने को मिलता है। करीबन 90 से 95% जो है टाइप 2 डायबिटीज की बीमारी है। टाइप 2 डायबिटीज हमारे देश में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में और एशियन कंट्रीज, स्पेशली हमारे इंडिया में टाइप 2 डायबिटीज जो है हम वर्ल्ड में अभी सेकंड नंबर पर है। पहले हम लोग वर्ल्ड में फर्स्ट थे, हम कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते थे डायबिटीज को, इंडिया को जो है डायबिटीज कैपिटल कहा जाता था। अभी भी नंबर 1 के आसपास ही चल रहे हैं। चाइना में सबसे ज्यादा है, इंडिया में सेकंड नंबर पर है। एंड कारण इसके बहुत सारे हैं। एक कारण तो पहली बात तो हमारे यहाँ नंबर ज्यादा है, दूसरी बात हमारे देश में टाइप 2 डायबिटीज की बीमारी यूरोपियन और अमेरिकन और कोकेशियन देशों के मुकाबले 10 से 15 साल पहले हो जाती है। वहां 50-55 साल में आपको पता लगेगा। आजकल यहाँ हमारे देश में 30-35 साल जो है वर्किंग एज ग्रुप जो है, यूथ जो है हमारे, वो टाइप 2 डायबिटीज के चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि बीमारी ऐसी है जो खत्म होती नहीं है, ठीक होती नहीं है, क्योर होती नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज में मुख्य रूप से इंसुलिन कम बनता है और इंसुलिन का असर कम हो जाता है। मेन कारण इसका इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, हमारी कोशिकाओं पर उसका असर कम होता है। जब कोशिकाओं पर असर कम होता है तो शुगर की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है। सबसे मुख्य कारण और सबसे प्रमुख कारण हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। हमारी लाइफस्टाइल में क्या चेंज हुआ है, हम लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है। हमारी एक तरह से जो एक्सरसाइज हम करते थे पहले, रेगुलर वॉक करते थे या रेगुलर एक्टिविटीज जो थी फिजिकल एक्टिविटी, शायद बचपन से हमारी एक्टिविटीज है वो हमारी कम हो गई है, जो कि मुख्य कारण माना गया है। दूसरा, हमारी डाइटरी हैबिट्स जो है वो चेंज हो गई है। हमारे खाने में अब हम लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ज्यादा मीठा खाते हैं, हाई कैलोरी फूड खाते हैं। और तीसरा जो प्रमुख कारण है वो है हमारा जो बेसिकली वी आर गेटिंग ओबीज, हम थोड़े से हमारा जो वजन जो है कंपेरेटिवली बढ़ता जा रहा है। और वजन भी खासकर जो एशियन कंट्रीज में, साउथ ईस्ट एशियन में और इंडिया में जो ओबेसिटी होती है वो खासकर हमारे पेट के आसपास होती है, एब्डोमिनल ओबेसिटी को बोलते हैं। आप किसी भी यूरोपियन अमेरिकन उसको देखेंगे ग्रुप को, तो वो हमसे मोटे मिलेंगे, लेकिन दे आर ओबीज, बट दे आर मस्कुलर। हम लोग पतले हैं लेकिन हम लोग फैटी हैं, और हमारे अंदर फैट ज्यादा है। और फैट हमारा कहाँ आता है, स्पेशली हमारे एब्डोमेन के पार्ट में। तो एक क्लियर कट एक लाइन हमारे एक बुक्स में लिख रखा है, यदि किसी व्यक्ति की एब्डोमिनल गर्थ यानी कि कमर की नाप यदि मेल में 90 सेंटीमीटर यानी कि 36 इंच के से ज्यादा है, और फीमेल में 80 सेंटीमीटर या 32 इंच से ज्यादा है, इसका मतलब उसको आगे चल के शुगर होने की संभावना है, क्योंकि उस पर्टिकुलर फैट में इंसुलिन का असर नहीं होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। मसल्स हमारे कम है, फैट हमारे ज्यादा है। उसका एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल, एक हमारी बहुत फेमस स्लाइड है, हमारे देश में बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं डॉक्टर याग्निक
पूना से, और उन्हीं के साथ एक साइंटिस्ट दूसरे बैठे हुए हैं, डॉक्टर युगनिक युडकिंग। दोनों की हाइट बराबर है, दोनों का वजन बराबर है, दोनों का बीएमआई बराबर है, लेकिन उन देशों के जो लोगों में है फैट जो है वो 9% है, हमारे देश के जो डॉक्टर में फैट करीबन 22% है। तो आप इमेजिन करें, दोनों के हाइट वेट सब कुछ बराबर है, लेकिन वहां मसल मास ज्यादा है, हमारे यहाँ मसल मास कम है, हमारे यहाँ फैट ज्यादा है, और फैट जब बढ़ेगा तो इंसुलिन काम कम करता है। तो 3 कारण तो ये हो गए, डाइटरी हैबिट्स, फिजिकल एक्टिविटी एंड ओबेसिटी। एंड वी आर प्रोन, हमारे देश की एशिया में, इंडिया में जो हमारी जेनेटिकली वी आर प्रोन फॉर डायबिटीज। एक तो ज्यादा प्रोन है, जल्दी होती है, और हमारे में ज्यादा होती है, इसलिए हमारे देश में डायबिटीज की बीमारी कंपेरेटिवली जल्दी उम्र में देखने को मिलती है, 40, 35, 30 साल में। और ये प्रॉब्लम ये कि जल्दी होगी तो तकलीफें, कॉम्प्लिकेशन भी जल्दी होंगी। चौथा, जीडीएम बहुत ज्यादा होने लग गया हमारे देश में, जो कि प्रेगनेंसी में शुगर जो होती है तो वो अल्टीमेटली वो लेडी आगे चल के शुगर होने की संभावना बढ़ जाती है। पांचवा जो आजकल देखने को मिल रहा है वो है स्ट्रेस। डायबिटीज स्ट्रेस के टाइम हमारी शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ हार्मोन्स जो हैं वो स्ट्रेस के टाइम रिलीज होते हैं जो इंसुलिन के अपोजिट होते हैं, जिसमें एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, ग्रोथ हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो शुगर की मात्रा को डिस्टर्ब करते हैं। मुख्य रूप से ये 4-5 कारण है। और छठा कारण जो है हेरिडिटरी जेनेटिक्स। यदि आपके परिवार में शुगर, खानदान में शुगर है, आपके मदर के साइड या आपके फादर के साइड, जिस सपोज आपको मामा को भी है, आपके चाचा को भी, या किसी बुआ को, किसी भी फैमिली में किसी को मेंबर को शुगर है, इसका मतलब आपको फैमिली में ट्रेंड है, आपको शुगर होने की संभावना ज्यादा है, डायबिटीज होने की। और अगर दोनों तरफ से है, दोनों पेरेंट्स को है, तो आने वाली जनरेशन को शुगर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और एक और आजकल कारण देखने को मिल रहा है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि इंसुलिन का असर कम होना। और इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिनका वजन ज्यादा है उनमें अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, स्पेशली जो आजकल की जो गर्ल्स हैं, जो एडोलेसेंट गर्ल्स जो हैं, जो एडल्ट गर्ल्स लड़कियां हैं, उनका आप देखोगे थोड़ा सा वेट धीरे धीरे करके कंपेरेटिवली ज्यादा बढ़ रहा है। और उनमें एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, पीसीओडी, यानी कि हार्मोनल एक बीमारी होती है, ओवरी में सिस्ट होते हैं और उनका ग्रेजुअली वजन बढ़ता रहता है। और वो पीसीओडी वाले जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनमें आगे चल के इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से शुगर होने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो जिनकी वजह से हमारे देश में शुगर की बीमारी ज्यादा हो रही है, जल्दी एज में हो रही है। और जल्दी एज में हो रही है तो नेचुरली जल्दी हमारे कॉम्प्लिकेशंस कर रही है। तीसरा जो कारण है, तीसरी डायबिटीज है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, जीडीएम। जीडीएम भी ऐसा नहीं कि पहले भी नहीं होती थी, पहले होती थी लेकिन पहले कंपेरेटिवली कम थी, अब इसके प्रेवलेंस बन गया है। उसका कारण भी एक तो जो है ओबेसिटी। आप देखो हमारे देश में गर्ल्स में ओबेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट हर तीसरी लड़की आप देखोगे थोड़ा सा ओबीस मिलेगी, उसका ओवरवेट मिलेगी। प्लस पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज, उनको पीसीओडी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तीसरा कारण है लेट एज में मैरिज होना। आजकल जो गर्ल्स की मैरिज जो एज है वो काफी 25 के बाद, तो ये सारे फैक्टर्स मिलके, और लेट प्लानिंग करना बच्चों का, तो ये सब फैक्टर्स मिलके अल्टीमेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाते हैं और उनको, मदर को शुगर होने की संभावना बढ़ जाती है, और वो शुगर बेबी को भी अल्टीमेटली इफेक्ट करता है। तो ये मेनली एक तरह से मैं कहूंगा मोर और लेस इट्स ए लाइफस्टाइल चेंज की वजह से हमारे देश में, जो कि बचपन से हमारे जो लाइफस्टाइल जो बच्चों की आजकल चेंज हो रही है, बचपन से वो लोग फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल आजकल कम हो गई है। आप स्कूल्स में जाके देखोगे उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। दूसरा, उनके पास हर चीज हाथ में होती है आजकल, इवन कॉलिंग, जो आप घर पे बैठे बैठे हर चीज मंगा सकते हो, और वो हाई कैलोरी फूड अपन खाते हैं जिसमें फाइबर्स नहीं है, जिसमें कुछ दूसरा वाइटामिन नहीं है, या आपके हाथ में गाड़ी की चाबी होती है। तो किसी न किसी तरह से हमारा हर तरह से फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है। डाइट में हमारे जो प्लेट में जो है, हमारे खाने की प्लेट में जो है कैलोरीज जो है, हाई कैलोरी फूड हम खाते हैं, 60 to 70% हमारी डाइट में प्लेट में कार्बोहाइड्रेट या फैट होता है। जबकि आइडियली हमारी जो प्लेट जो है, जो इंटरनेशनली हमें रिकमेंडेशन है कि आपकी प्लेट में 50% तो आपकी प्लेट में फ्रूट्स एंड फाइबर्स एंड रेशियो होना चाहिए, 25% आपकी प्लेट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और 25% प्रोटीन होना चाहिए, और फैट आपके हार्डली
1 से 2 चम्मच होना चाहिए। तो ये आइडियल प्लेट मेथड जो है रिकमेंडेड है। लेकिन हमारे देश में हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं। आज भी हम लोग हमारे प्लेट में कार्ब होता है, तो वो सब चीजें हाई कैलोरी फूड हम लोग हैबिट है बचपन से वही खाते हैं, फाइबर्स खाते कम है, तो वो सॉरी। पेंक्रियाज को डैमेज करता है और आगे चल के इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। ये मेन कारण है डायबिटीज बढ़ने का हमारे देश में। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब जैसे डायबिटीज का ये कारण आपने बताए और आगे हम बात करें तो सबसे बड़ी बात आती है कि कैसे पहचानें कि डायबिटीज है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसे बच्चों की बात करें, क्योंकि जैसे अभी हम बात करें तो हम भी आसपास भी देखते हैं, तो बच्चों में भी डायबिटीज के केसेस बहुत ज्यादा इस समय देखने को मिल रहे हैं। तो इसके सबसे सिम्टम्स क्या है कि हमें लगे कि हाँ, ये डायबिटीज है। मुख्य रूप से आप देखेंगे, एक शुगर, ब्लड शुगर की मात्रा जब एक नॉर्मल से ऊपर 180 मिलीग्राम से जब ऊपर निकल जाती है, तो शुगर हमारे यूरिन, किडनी उसको एब्जॉर्ब करना, एक 180 मिलीग्राम से कम है तो एब्जॉर्ब कर लेता है, 180 के ऊपर तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगती है। ये यूरिन के थ्रू शुगर की मात्रा बाहर जाएगी तो साथ में वो अपने साथ वाटर भी लेके जाएगा, तो बार बार बाथरूम आता है पेशेंट, अक्सर जिसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। जब बाथरूम बार बार आएगा तो उसको प्यास बहुत लगेगी, और प्यास लगेगी तो बार बार पानी पिएगा। और बेसिकली हमारे ब्लड में शुगर तो ज्यादा है लेकिन कोशिकाओं में नहीं आ रही है क्योंकि इंसुलिन नहीं है, तो हमारी कोशिकाएं जो है उनको शुगर नहीं मिलेगी तो क्या होगा, भूख ज्यादा लगेगी। तो बार बार बाथरूम आना, बार बार मुंह सूखना और भूख लगना, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफीजिया, 3 मुख्य लक्षण तो ये होते हैं। जरूरी नहीं है लक्षण सब में हो, और अक्सर सडनली किसी मरीज का वजन कम हो रहा है, किसी व्यक्ति का बिना किसी कोशिश किए कि ना, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा है, खाना भी बराबर खा रहा है, फिर भी वजन कम हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि डायबिटीज तो नहीं है। कोई भी ऐसा घाव है जो कि काफी दिनों से, 15-20 दिन, महीना भर हो गया, घाव नहीं भर रहा है, तो शुगर ज्यादा होती तो जो वुंड हीलिंग है वो डिले हो जाती है। और कई बार शुगर की वजह से लंबे टाइम से अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आंखों के पर्दे पर असर करती है, तो मरीज को दिखने में तकलीफ होती है, या पैरों की नसें असर होती है तो उसके पैरों में झंझनाहट होती है। तो इस तरह के लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं तो आप सस्पेक्ट करें। हाँ, अगर कोई बच्चा है, पतला दुबला है, सडनली उसको तकलीफ हुई है, बार बार उसको तकलीफें हो रही है, वेट कम हो रहा है, यूरिन जा रहा है, प्यास लग रही है, तो बच्चों में तो तुरंत पकड़ में आती है। बड़ों में अक्सर कई बार शुरू में पकड़ में नहीं आती है। तो आपका अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपका वजन ज्यादा है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, खानदान में अगर आपको परिवार में शुगर है और इस तरह के लक्षण आपको मिल रहे हैं, तो आपको तुरंत अपनी ब्लड शुगर की जांच कराना चाहिए। और अब तो डिक्टिम है, अगर कोई भी 35-40 साल के ऊपर कोई व्यक्ति है तो अपने रूटीन टेस्ट कराता है तो एक बार शुगर की जांच वो जरूर कराएं, साल में एक बार जरूर कराना चाहिए, स्पेशली 40-45 साल के बाद की उम्र वालों को तो जरूर कराना चाहिए। तो ये प्रेम मुख्य रूप से ये लक्षण होते हैं जो कि डायबिटीज में पाए जाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे बच्चों में डायबिटीज हो जाती है तो क्या उनके नेचर में भी कुछ बदलाव आ जाता है? जैसे मेरे नेचुरली आप हाँ, हाँ क्योंकि हाँ हाँ मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मेरे साथ में एक है, उनकी बेटी को डायबिटीज है। तो वो जब मेरी बात उनसे होती है तो वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा, कई बार वो उग्र हो जाती है, बातों को नहीं समझती है, उसका बहुत ज्यादा नाराज, गुस्सा होना, ये सारी चीजें। तो क्या ये चीज भी असर डालती है डायबिटीज? नेचुरली साइकोलॉजिकली बच्चे पर इसका, डायबिटीज का बहुत असर होता है, क्योंकि एक तो बच्चे को जब शुगर होती है तो उसको टैबलेट से काम नहीं होता, इंजेक्शन लगाना पड़ता है। और आइडियली एक दिन में 4 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं डेली। 4 बार अगर आप किसी बच्चे को इंसुलिन इंजेक्शन लगाओगे एंड उसके डाइट में बहुत सारी चीजें आप रेस्ट्रिक्ट कर दोगे, जो कि बच्चे अक्सर आपको आइसक्रीम भी मांगेगा, कभी चॉकलेट भी मांगेगा, कहीं आप खाने जा रहे हो तो वहां उसकी इच्छा होगी कि मैं खाऊं, तो आप हर चीज उसके आपने बंद कर रखी है। प्लस उसकी दूसरी चीज होती है, बच्चों में शुगर फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा होती है, कभी कभी एकदम से कम हो जाती है, कभी कभी बहुत ज्यादा होती है। छोटा बच्चा है तो उसको आप तो ऐसे टाइम पे हमें क्या होता है, उसकी बार बार शुगर की जांच करनी पड़ती है। और शुगर की जांच करने के लिए जो है मशीन आती है, ग्लूकोमीटर, और बच्चों के पास अक्सर हम लोग कहते हैं कि आप घर पे ग्लूकोमीटर रखो, उससे जांच करो। तो उसकी आप दिन में 4 बार इंसुलिन लगा रहे हो और बहुत फ्रीक्वेंटली 1 या 2 बार वो शुगर की जांच कर रहे हो, तो उसकी, वो बच्चा बड़ा सहम जाता है। छोटे बच्चों में देखा अक्सर ही, अच्छा, या तो बोलना बहुत कम कर देते हैं या ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज के ट्रीटमेंट में हम लोग जो देखते हैं, एक मेडिकल मैनेजमेंट तो है ही, साथ में उसकी काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसमें साइकोलॉजिकल, एक साइकोथेरेपी की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसको बहुत सारी चीजें समझानी पड़ती है।
टाइप 1 डायबिटीज अगर आप प्रॉपर्ली अच्छे से मैनेज करो तो उसकी लाइफ स्पान कोई कम नहीं होता है बच्चे का। आप अगर देखोगे तो उसकी लाइफ स्पान बहुत ज्यादा कम नहीं होता है अगर वो सब चीजें अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो। आपको पता होगा शायद, मैं आपको उन्होंने बता अपना डिक्लेयर कर रखा है, वसीम अकरम जो है पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है, जो बेस्ट बॉलर है वर्ल्ड के, वो टाइप 1 डायबिटिक है, वो बचपन से इंसुलिन लगाते हैं। ऐसे हजारों एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ जो कि टाइप 1 डायबिटिक है। तो वो बच्चे अल्टीमेटली बार बार आप उनकी इंजेक्शन लगाओगे, प्लस वो जब स्कूल्स में जाते हैं वहां पे दूसरे बच्चों से कंपेयर होते हैं, या बच्चा जब खेलने जाता है, या बच्चा कभी आप वो बाहर जाने के लिए बोलेगा साहब मेरे को बाहर बच्चों के साथ जाना है, तो आप उसको मना करोगे, क्यों? पता लगता कभी शुगर आपकी कम हो जाए, कभी आपकी बढ़ जाए, या कहीं किसी दूसरे स्कूल के ट्रिप्स में जा रहे हैं, तो हर जगह उसको वो चीज फेस करनी पड़ती है कि मेरे को डायबिटीज है, मेरे को सब चीजें कंट्रोल करनी है। तो जो बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं वहां तो ठीक है एक एज के बाद, लेकिन इनिशियल स्टेज में उसको मैनेज करने में बहुत 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 ज्यादा दिक्कत आती है। बहुत अच्छा फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है। हम लोग भी उनको कोशिश करते हैं कि अच्छे से उनकी हर बार काउंसलिंग करें। इसलिए हम लोग टाइप 1 डायबिटीज का एक हम लोग आजकल कैंप्स लगाते हैं। पहले तो हम लोग डे कैंप लगाते थे, आजकल हम लोग पिछले 2 साल से उनकी नाइट कैंप्स लगाते हैं। उनको रात को रखते हैं, किसी को एक करीबन 100 बच्चों से मिलते हैं, सब तरह के बच्चों से। अगले दिन उनकी फन एक्टिविटीज करते हैं, उनके साथ कई सारे गेम्स रखते हैं, कई सारे हम लोग उनको एजुकेशन सेशंस रखते हैं। तो उनमें वो एक मोटिवेशन आता है कि नहीं मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी बच्चे हैं, और ये सब बड़े भी हो गए, इनकी शादी भी होगी, इनको इनके बच्चे भी हो गए। तो वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट एक टाइप 1 डायबिटीज में बहुत ज्यादा जरूरी होता है ट्रीटमेंट के साथ साथ। डॉक्टर साहब एक प्रश्न हमारे पास आया है, क्वेश्चन पीएस राजोरा जी का है। ये पूछ रहे हैं क्या टाइप 1 डायबिटीज भी जेनेटिक बनकर आगे उसकी जनरेशन में जाने की संभावना होती है, जैसे अगर किसी नहीं बच्चे को है? नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड में कहूंगा नहीं। हाँ, 1-8% ठीक है आप मान सकते हैं, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज जो है वो हेरिडिटरी या जेनेटिक्स नहीं होती है। इसीलिए हम लोगों ने पिछले जब देखा, हमारे पिछले 12-13 साल से बच्चे अब काफी बड़े हो गए हैं, 20-25 साल की उम्र में पहुंच गए, तो अब प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ कि वो शादियां कैसे करें। तो हमने कई जगह देखा, एक मैट्रिमोनियल ग्रुप बना दिया हमने। उन सब 18 साल से बड़ी लड़कियां और 21 साल से बड़े लड़के जो भी हमारे ग्रुप में हैं, उन सबका हमने एक अलग से ग्रुप बना दिया, उनसे कंसेंट लेके भाई आप लोग अगर आप इंटरेस्टेड हो तो टाइप 1 अगर आप दोनों मैरिज करते हैं तो जरूरी नहीं कि आपके बच्चों को टाइप 1 होगी। नो नो, ये जेनेटिक नहीं होती, दैट इज एक्सीडेंटल। मैं आपको पहले भी कहा, इट वाज एक्सीडेंट। क्या आपको वायरल डिजीज हुई और वायरल डिजीज में आपके एंटीबॉडीज बने जो कि आपके इंसुलिन बनाने की कोशिश को उसको डैमेज कर दिया, तो ये हेरिडिटरी या जेनेटिक नहीं होती है। नो, टाइप 1 नहीं होती है। टाइप 2 इज हेरिडिटरी, टाइप 2 जेनेटिक होती है। टाइप 2 में तो आपके दोनों पेरेंट्स को अगर डायबिटीज है तो ये मान चलो 70-80% बच्चों को चांसेस आने वाले, उनको बचपन में नहीं होगी, होगी वही अल्टीमेटली लेट एज में। लेकिन उसकी अगर लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, सपोज आपके दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है और बच्चे की लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, उसका वजन ज्यादा है और वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, तो उसको जल्दी उम्र में हो जाएगी। अदरवाइज वो अपन उसको 30, 40, 45, 50 साल तक डिले कर सकते हैं, अदरवाइज तो जल्दी उम्र में जाएगी। बिल्कुल। एक सवाल और है डॉक्टर साहब हमारे पास, हम बात को आगे करें उससे पहले प्रिया कुलश्रेष्ठ का है चंडीगढ़ से। ये पूछ रही है कि लो शुगर क्या है और उसके क्या कारण हो सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली डायबिटीज में हम पढ़ते हैं कि शुगर बढ़ती है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि बढ़ना। ये हम लोग शुगर बढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन डायबिटीज के केसेस में कभी कभी ब्लड शुगर लो हो जाती है, उसको हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। और हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में हर डायबिटीज के पेशेंट को, उसके रिलेटिव्स को, उसके फैमिली मेंबर्स को, उसके फ्रेंड्स को जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, और छोटा बच्चा है तो बच्चे में स्कूल के टीचर को या आसपास सबको पता होना चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है। क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड शुगर कम होना। यदि किसी व्यक्ति की शुगर की मात्रा 70 से कम हो गई है, उसको हम लोग हाइपो बोलते हैं। इसकी अलग अलग स्टेजेस होती है, माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, मॉडरेट एंड सीवियर। डिपेंड करता है कि आपका 70 से 50 के बीच रह गई, इसका मतलब माइल्ड है। 50 से 30-35 रह गई मतलब मॉडरेट है। 40 से कम हो गई मतलब सीवियर है। तो अलग अलग स्टेज के हिसाब से उसमें लक्षण होते हैं। किसी भी कारण से यदि आपकी शुगर की मात्रा कम हो गई है तो उसको हाइपो बोलते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया जो है डायबिटीज में जो है, अल्टीमेटली इमीडिएटली कोई तकलीफ नहीं होती। अगर आपकी शुगर 250-300 चल रही है, इमीडिएटली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ टाइम के बाद आपको परेशानी होगी। लेकिन अगर आपकी शुगर कम है तो आपको तुरंत तकलीफ होगी।
तो हाइपो के बारे में हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। शुगर जैसे ही कम होगा, हमारे कुछ ऑर्गन्स जैसे खासकर हार्ट और ब्रेन को हमारे शुगर की तुरंत जरूरत होती है, वो खुद नहीं बना पाते हैं। बाकी ऑर्गन्स तो क्या, शुगर मसल्स या बॉडी फैट या लिवर या ये तो अपने आप को शुगर को, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन ब्रेन हार्ट अपने उनको बिल्कुल रेडीमेड शुगर चाहिए होता है। तो अगर शुगर जैसे कम होगा, इनको शुगर की मात्रा कम मिलेगी, तो कम मिलेगी तो एकदम से पेशेंट को घबराहट होने लग जाती है, हाथ पैर कांपते हैं, पसीना आता है, भूख लगती है, धड़कन बढ़ जाती है। शुरुआती लक्षण ये होते हैं। यदि उसकी शुगर और कम हो रही है, सपोज 45-50 के आसपास आ रही है, तो वो बेकी बेकी बातें करने लगता है, और कई बार वो बेहोश हो जाता है, कई बार उसको दौरा आने लग जाता है, कई बार वो कोमा में चला जाता है। तो हाइपो के बारे में हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। हाइपो क्यों होता है? ज्यादातर कारण इसका कोई ना कोई कारण होता है। जैसे आप कोई भी दवाई या इंसुलिन आप ले रहे हैं और उसके साथ आपने खाना बाय द वे नहीं खाया या खाना कम खाया। अक्सर कई बार हम अभी भी हम देखते हैं, पेशेंट आता है, साहब मैं गोली तो सुबह 7 बजे खाता हूँ, खाना 10 बजे खाता हूँ, जबकि वो आइडियली डायबिटीज की मेडिसिन हम लोग खाने के साथ या खाने के पहले लेते हैं कि उसके साथ हमें खाना खाना बहुत जरूरी है। तो वो नहीं खाते तो शुगर कम हो जाती है, या नॉर्मल से कम खाना खाया, या आप लंबे टाइम तक खाली पेट रहे, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके बार बार करके खाएं, जिससे कि हाइपो नहीं हो। और हाइपो अगर होता है तो ऐसे केस में हम कहते हैं तुरंत ऐसी डायरेक्ट शुगर दें मरीज को, जो कि तुरंत आपकी शुगर बढ़ाए, और स्पेशली 15 ग्राम शुगर 3 चम्मच शक्कर घोल के पिए, या कोई मिश्री है, कोई टॉफी है, कोई मिठाई है, या कोई चाय, मीठी चाय है या शरबत है, कोई ऐसी मीठी चीज लें जिससे कि आपकी शुगर तुरंत बढ़े, और जैसे आप कोई मीठा खाएंगे आपकी शुगर तुरंत बढ़ेगी। तो हाइपो सबको पता होना चाहिए कि हाइपो खराब होता है, डेंजरस होता है। ओल्ड एज में अगर हाइपो हो गया, रात को सपोज किसी पेशेंट की शुगर कम होगी और वो उठ के चलने लगते हैं, बाथरूम के लिए गए, तो हाइपो होती है, कई बार वो गिर जाते हैं और उनको आगे चल के बड़ी चोट लगने के डर, इंजरी होती है, कहीं ना कहीं फ्रैक्चर होने के चांस होते हैं। बच्चों में हाइपो होता है तो बच्चे कई बार बेहोश हो जाते हैं, पता नहीं लगता पेरेंट्स को, रात भर सो रहे हैं, पता लगा सुबह उठा तो हाइपो था। तो हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में आपको सबको जानकारी होना चाहिए। लक्षण क्या है, तुरंत क्या करना है, और नहीं कंट्रोल हो तो तुरंत अपन चिकित्सक से मिले, जहां भी आप रहते हैं अपने पास में डॉक्टर से मिले। अपने आप वो आपको आपके डोजेस को एडजस्ट करेगा, या आपको बताएगा ये क्यों हो रहा है, तो उस पर आपको क्या ध्यान रखना है। जी हाँ डॉक्टर साहब, एक सवाल है हमारे पास उदयपुर से ज्योत्सना शर्मा जी का। ये जी लिखती हैं कि ये पिछले 20 वर्षों से डायबिटिक हैं, अभी तक 80 यूनिट्स इंसुलिन पूरे दिन में लेती हैं। अभी डॉक्टर ने लेटेस्ट केवल 30 यूनिट्स लेने को कहा है। शुगर 145 165 रह रही है, क्या ये ठीक है? और ओरल टेबलेट्स ये ले रही हैं, पर इनको कॉन्स्टिपेशन की बहुत समस्या है, क्या ये इसका साइड इफेक्ट है? इन्होंने दवाइयों के नाम भी लिखे हैं टेबलेट्स के, यूरेपा, उडप्पा, मेटाफॉर्मिन। टाइप हाँ 2 डायबिटीज है इनको। हाँ, अपना एम ये होता है कि अपनी शुगर अच्छी कंट्रोल होना चाहिए। जी। अब वो किसी किसी को इंसुलिन कम भी लेना पड़ता है, किसी को ज्यादा लेना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है वो एक तरह की इट्स ए प्रोग्रेसिव डिजीज, वक्त के साथ धीरे धीरे बढ़ती है। शुरू में टेबलेट से काम चल जाता है, और देखा है अक्सर कुछ सालों के बाद, 10 साल 15 साल 20 साल के बाद गोलियों का असर बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो अल्टीमेटली मरीज को कई बार इंसुलिन जब नहीं, बिल्कुल ही नहीं बन रहा, तो हमें इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है, और इंसुलिन की टेबलेट नहीं आती है तो इंसुलिन इंजेक्शन से लेना पड़ता है। तो कुल मिला के हमारा उद्देश्य है कि हमारी शुगर अच्छी कंट्रोल होना चाहिए। वो 80 यूनिट से कंट्रोल है या 30 से कंट्रोल है, उससे उसका हुआ, अगर आपका 30 यूनिट से कंट्रोल चल रहा है तो आप 30 ही रखें, और शुगर आपकी 130 131 में आ रही है, इसका मतलब आपका ठीक चल रहा है। जहां तक कॉन्स्टिपेशन का सवाल है, डायबिटीज में कुछ दवाइयां, स्पेशली मेटफॉर्मिन जो दवाई होती है, जो सबसे मुख्य दवाई हम लोग टाइप 2 डायबिटीज में देते हैं और सबसे पहली दवाई यूज करते हैं। मेटफॉर्मिन से किसी किसी को पेट में गैस की तकलीफ होती है, भारीपन होता है, इवन मोशंस में दिक्कत होती है, कई बार कब्जी भी होती है। तो मेटफॉर्मिन ज्यादा डोज में अगर आप ले रहे हैं, तो इसलिए हम लोग आजकल मेटफॉर्मिन सस्टेन रिलीज में देते हैं कि आपको हम लोग 1 ग्राम या 1.5 ग्राम से ज्यादा देते हैं, कई बार मरीज को तकलीफ होती है। दूसरी दवाई जो करती है पेट में तकलीफ, वो वोगलीगोस करती है। खैर मैडम तो यूरेपा ले रही है, यूरेपा नहीं करती है। मेटफॉर्मिन हो सकता है थोड़ा बहुत वो उसका एक रोल हो, पर इतना ज्यादा नहीं कि केवल मेटफॉर्मिन ही जिम्मेदार है। दूसरी साथ में तकलीफें साथ, स्पेशली अगर आपका वजन ज्यादा है, आपका फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं है, या आप फाइबर्स रेशे कम खाते हैं, या आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन होने का, या थायराइड तो नहीं है, तो वो दूसरा कारण भी, जहां आप रहते हैं अपने चिकित्सक से बात करके देखें। अब वो अब उनको लगेगा तो आपकी मेडिसिन को एडजस्ट करेगा। इंसुलिन से कब्जी नहीं होती। इंसुलिन एक नहीं ऐसी होता। दवाई है जो कि सबसे अच्छी दवाई मानते हैं,
डायबिटीज में। अभी भी इतने सारे मिथ्स हैं, भ्रम है कि इंसुलिन लगाएंगे हाँ तो हमें आदत 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 पड़ जाएगी, इंसुलिन लगाएंगे तो हमें नुकसान होगा, इंसुलिन जी लगाएंगे तो हमारी शुगर कम हो जाएगी। लेकिन इंसुलिन डायबिटीज के लिए सबसे अच्छी दवाई माना जाता है, और इंसुलिन अगर आपका चिकित्सक आपको एडवाइस करता है तो आपको इंसुलिन लगाना चाहिए, कि इंसुलिन से शुगर अच्छी कंट्रोल होती है। इंसुलिन एक ऐसी दवाई है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप आश्चर्य करेंगे, मैं वर्ड स्पेशली बोल रहा हूँ। इंसुलिन का साइड इफेक्ट क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर को कम करना। यदि आप इंसुलिन लगा के खाना नहीं खाएंगे तो शुगर कम हो जाएगा, उसका काम है, हाँ उसका काम है हाइपोग्लाइसीमिया। अदरवाइज मेनली इंसुलिन का कोई, क्योंकि इंसुलिन वो दवाई है जो हमारा शरीर बनाता है, हमें बाहर से लेना पड़ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंसुलिन की टैबलेट नहीं आती। या थायराइड की गोली हम लोग बाहर से लेते हैं, उसके भी कोई हाँ मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। सिमिलरली इंसुलिन की का भी कोई, हाँ अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं लगा रहे हैं तो वो लगाने की जगह पर तकलीफ होगी। पर इन ऐसा हम देखें, हाइपोग्लाइसीमिया इसका इफेक्ट है, जो इसको जिसको हम लोग साइड इफेक्ट कहते हैं, ज्यादा डोज लगा दिया या खाना नहीं खाया तो हाइपो हो जाएगा, वो अलग चीज है। पर आइडियली इंसुलिन से कोई मेनली कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता है। और एक मैसेज मैं ये देना चाहूंगा, एक टेक होम मैसेज, की यदि आपके डॉक्टर अगर आपको इंसुलिन के लिए रिकमेंड करते हैं कि आपकी गोलियां काम नहीं कर रही हैं, आपको इंसुलिन लगाना चाहिए, तो आपको एक बार इंसुलिन लगाने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि शुरू में थोड़ी सी एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है, लेकिन एक बार आप इंसुलिन पे आ जाते हो या थोड़ा टाइम लगाते हो तो आपकी शुगर तो कंट्रोल होती ही होती है, बाकी चीजों से भी बचा होता है। इंसुलिन के दूसरे फायदे बहुत ज्यादा होते हैं शुगर कंट्रोल करने के अलावा। जी जी, एक और सवाल है हमारे पास जयपुर से संजय ओझा जी, ये पूछ रहे हैं क्या शुगर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज में तो इंसुलिन लगाना पड़ता है पूरी लाइफ में, इंसुलिन बन ही नहीं रहा। टाइप 2 हम्म डायबिटीज, यदि आप प्री डायबिटिक स्टेज में हो, एक तो होता है नॉर्मल ब्लड शुगर, एक होता है डायबिटीज। अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में हो, जिसमें ब्लड शुगर आपकी 115 120 खाली पेट की है, और खाने के बाद 160 150 60 70 के आसपास आ रही है, उसको हम लोग प्री डायबिटीज बोलते हैं। उस स्टेज में हम इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं लाइफस्टाइल चेंज करके। अदरवाइज डायबिटीज की बीमारी कभी खत्म नहीं होती है, डायबिटीज की बीमारी कभी क्योर नहीं होती है, डायबिटीज की बीमारी कभी ठीक नहीं होती है। शुगर की बीमारी कंट्रोल होती है, नंबर वन। दूसरी बात, इसका नेचर है डायबिटीज का कि ये वक्त के साथ धीरे धीरे बढ़ती है, इट इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज। जैसे हमारी एज बढ़ती है, सिमिलरली डायबिटीज की डिजीज का नेचर है। अभी इंडिविजुअल होता है, किसी के बहुत तेजी से बढ़ती है, किसी के बहुत स्लोली बढ़ती है। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, डाइट कंट्रोल अच्छा है, आपका वजन आपने कंट्रोल कर रखा है, आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, आपने वजन नहीं बढ़ने दिया, तो आपकी डिजीज बहुत स्लो बढ़ेगी, अदरवाइज तेजी से बढ़ेगी। तो डायबिटीज को कभी हम लोग क्योर नहीं कर सकते। कुछ केसेस में जिनका वजन बहुत ज्यादा है, जैसे 120 130 किलो वजन अगर आपका है, तो वहां कुछ आजकल जो है इसमें उन केसेस में हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप वजन कम करने के लिए, अगर आप सब कुछ कर रहे हो और आपका वजन कम नहीं हो रहा है, तो ऑपरेशन कराते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेरिट्रिक सर्जरी। तो यदि कोई ओवरवेट पेशेंट या ओबीस पेशेंट 120 130 किलो का कोई व्यक्ति है, उसका बीएमआई 35 के ऊपर है, और उसमें हम लोग बेरिट्रिक सर्जरी बोलते हैं। बेरिट्रिक सर्जरी करने के बाद उसका वजन अक्सर देखा है 30-40 किलो कम हो जाता है, और वहां कई बार कई केसेस में देखा है अल्टीमेटली शुगर उसको खत्म हो जाती है, या उसकी गोलियां जो 4 थी उसमें से एक पे आता है, या इंसुलिन जो था उसका बहुत ज्यादा कम रहता है। तो बेरिट्रिक सर्जरी के बाद एक तरह से हम कह सकते हैं हाँ, अदरवाइज डायबिटीज कभी क्योर नहीं होती है। डायबिटीज इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज, कभी खत्म नहीं होती है। हाँ, प्री डायबिटिक स्टेज में उसको आप डिले कर सकते हो, लेकिन वंस यू लेबल्ड एज डायबिटीज, तो आप उसको अल्टीमेटली आपको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। खत्म नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब हमने जी, संस्था की बात की थी तो उसमें यहाँ पर मंजू श्रीवास्तव जी, उनका एक सवाल आया है कि डॉक्टर साहब क्या जो बहुत ही गरीब मरीज होते हैं उनको संस्था द्वारा मदद मिल सकती है जो अपना इलाज नहीं करा सकते हैं और डायबिटिक हैं? टाइप 1 का तो हम लोग करते हैं, टाइप 1 डायबिटीज हम्म की लिए हम लोग पूरा करते हैं। टाइप 2 में क्योंकि लाइफ लॉन्ग डिजीज है, लाइफ लॉन्ग डिजीज में आप बेसिकली ऐसा देखा है डायबिटीज के पेशेंट में ट्रीटमेंट में एक बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको उसके बारे में जानकारी। केवल दवाई खाने से काम नहीं होता है। कई बार आप सोचते हैं बस मेडिसिन खाली उसमें हो गया, लेकिन एजुकेट हम लोग, हाँ एजुकेशन हम लोग रेगुलर उनको करते हैं, हमारे डाइटिशियन काउंसलर हमारे एजुकेटर्स। हाँ, कुछ बहुत ज्यादा पुअर पेशेंट्स को हम लोग कहीं कहीं ना कहीं से मदद लेके करते हैं कुछ हद तक, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग डिजीज है, हम लोग कितने दिन तक उसको हेल्प कर सकते हैं जी मेडिसिन का।
तो उस केस में हम लोग रिकमेंड कहते हैं कि आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में, चाहे वो एमबीएस में या मेडिकल कॉलेज में भी डायबिटिक क्लिनिक चलती है। अभी थोड़ा कोविड की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब है, तो हर फ्राइडे को वहाँ डायबिटिक्स क्लिनिक होती है। वहाँ सब चीजें उनको राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिलता है, उनको मेडिसिन भी फ्री मिलती हैं। तो आप बिल्कुल ही फाइनेंशियली अगर अच्छा कोई नहीं है तो वहां जाके आप, और वहां ज्यादा भीड़ नहीं होती, मैंने देखा उनको सब मेडिसिन भी अक्सर देखा वहाँ फ्री मिल जाती हैं, कुछ जांचें भी वहाँ फ्री होती हैं। तो आपको फाइनेंशियली वहां पर आपको दूसरा, इवन इंसुलिन भी आजकल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने कुछ हद तक फ्री देना शुरू कर दिया है हमारे स्टेट में। ये बहुत सारी एडवांस सुविधाएं हमारे पुअर पेशेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने करी है। हम लोग टाइप 1 को तो पूरी लाइफ लॉन्ग, पहले तो हम लोग 25 साल तक देते थे, बड़े बच्चे हो गए, तो हाँ कोई फाइनेंशियली पुअर है तो हम लोग टाइप 1 वालों को, बच्चों को, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से उनको अरेंज करके हर चीज देने की कोशिश करते हैं जहां तक संभव होता है, चाहे वो जी इंसुलिन हो, चाहे वो ग्लूकोमीटर्स हो, चाहे वो स्ट्रिप्स हो, चाहे वो बाकी चीजें हो। इवन हम लोगों ने कुछ बच्चों को कहीं से हमें पता लगा तो उनको किसी ने आके फ्रिज डोनेट कर दिया, किसी को 2 3 4 बच्चों को इस तरह से डोनेट कर दिया कि आप अपना इंसुलिन रखने के लिए ये ले जाओ, तो वो कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाता है। तो वो कहीं आप कई ऐसी संस्थाएं दूसरी हमें आके मदद करती हैं। जी। एक सवाल है डॉक्टर साहब कि अगर पेशेंट की शुगर नॉर्मल है और वो इंसुलिन लेकर के क्या मीठा खा सकता है? अगर शुगर उसकी नॉर्मल है, इंसुलिन उन्होंने लगा लिया, तो क्या फिर वो मीठा खा सकते हैं? मीठा वर्ड बेसिकली डायबिटीज में अभी की बहुत सारी भ्रांतियां डाइट के बारे में होती है। सबसे जी ज्यादा मिथ्स जो हमारे यहाँ क्वेश्चंस होते हैं ना डायबिटीज में, क्वेश्चंस वो सबसे ज्यादा उसकी डाइट के बारे में होते हैं। जी सर। डाइट में बेसिकली जो नो वर्ड है कि नहीं खाना है, वो डायरेक्ट शुगर हम लोग मना करते हैं। शक्कर है, या शक्कर जिससे गुड़ है, मिश्री है, मिठाई है, जिसमें कि बेसिकली वो चीज जो खाते ही हमारी शुगर एकदम से बढ़ाए, वो चीज हम लोग उसको मना करते हैं, जिसको जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ऐसा नहीं कि हम लोग गेहूं खाते हैं तो हमारी शुगर नहीं बढ़ती, गेहूं खाने से शुगर बढ़ती है, अनाज खाने से शुगर बढ़ती है, कुछ सब्जियों में, कुछ दालों में, सब में कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बहुत होता है, तो वो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत स्लोली बढ़ाती है, तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। और शक्कर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100% मानते हैं। शक्कर और खजूर और व्हाइट ब्रेड, गुड़, मिश्री, मिठाइयाँ, शक्कर, इनका जी जो है, ये जैसे हम लोग खाएंगे हमारी शुगर एकदम से बढ़ाती है। तो अब ये है कि अब शुगर वाली चीजें आप कोशिश करके, आपको मीठा खाने की इच्छा है तो आप जो हमारे नेचुरल जो आते हैं फ्रूट्स खाएं। अभी भी लोगों में धारणा है साहब, मैं तो फ्रूट्स नहीं खाता, मैंने खाना कम कर दिया, या मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तो वो सब मिथ्स हैं। आप अपने डाइटिशियन से, अपने डॉक्टर से मिलें, अपने वहाँ कोई डाइटिशियन आप कंसल्ट करें, वो आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान बना के देंगे। उसमें आइडियली शक्कर, हमें मीठी चीज जो है, या फिर शुगर फ्री जो आजकल आते हैं, स्टीवी आता है, या इक्वल टेबलेट्स आती हैं, या शुगर फ्री, उनको आप उनसे कुछ प्रिपरेशन आप कर लें अगर आपको मीठा खाने का थोड़ा सा है तो। क्योंकि मीठा आप बनाएंगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ फैट भी डालेंगे, तो अल्टीमेटली आपकी कैलोरीज भी ज्यादा हो जाएंगी, तो आपका फिर वेट बढ़ेगा। तो हमें उस तरफ से भी ध्यान रखना है कि हमें शुगर से वजन, अल्टीमेटली ज्यादा शुगर खाएंगे तो हमारी बॉडी में जाके वो कन्वर्ट हो जाएगा फैट में, फैट में कन्वर्ट होगा तो हमारा वजन बढ़ेगा। तो आइडियली कोशिश ये करना चाहिए कि हमें मीठा के लिए ना ही बोलना है। नेचुरल स्वीटनेस जो हमारे फ्रूट्स वगैरह खाने की आदत डालें अगर आपको कभी मीठा खाने की इच्छा है, या आर्टिफिशियल स्वीटनेस जो आते हैं उसको डाल के कोई आप चीज बनाकर लें जो आपको, जिससे कि आपको मीठे का स्वाद जो है आपको बना रहे। अदरवाइज डायरेक्टली शुगर तो हमें नहीं खाना चाहिए। इंसुलिन लगा के मीठा खा लो तो आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना बिल्कुल पड़ेगा, आपका वेट वेट बढ़ेगा, आपका वजन बढ़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक सवाल और है, क्या एक बार इंसुलिन लेना अगर शुरू कर देते हैं तो क्या वो हमेशा लगाना पड़ता है या कभी शुगर कंट्रोल होने पर वो बंद भी हो सकता है? बहुत अच्छा, डे टू डे हर आदमी ये आके पूछता है, बहुत अच्छा प्रश्न है जिसने पूछा है। टाइप वन ये मंजू डायबिटीज श्रीवास्तव जी ने पूछा है। चलिए, टाइप 1 डायबिटीज है तो इंसुलिन लगाना हाँ, पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग लगाना पड़ेगा, वहां ऑप्शन नहीं है। प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में अगर शुगर आपकी ज्यादा है तो वहाँ गोलियां नहीं देते हैं, वहां भी इंसुलिन ही लगाते हैं, तो वहाँ पूरे 9 महीने आपको इंसुलिन लगाना पड़ेगा, या जो भी मंथ्स बचते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में हम लोग शुरू में टैबलेट्स देते हैं, तो आपको मैंने पहले भी कहा कि ये बीमारी वक्त के साथ बढ़ेगी। तो जब और ऐसा देखा है 10-15 साल के बाद जब टैबलेट्स का असर कम होता जाता है तो हमें अल्टीमेटली टेम्परली
टेम्पररी इंसुलिन में शिफ्ट करना पड़ता है, जिससे कई बार हमें ऐसे किसी पेशेंट को ऑपरेट करना है, कोई फ्रैक्चर हो गया, ऑपरेशन करना है, तो हमें इंसुलिन में डालते हैं, 10-15 दिन इंसुलिन रखते हैं, या उसको कोई कोई इन्फेक्शन हो गया, या कोई ऐसा आजकल जो है हमारी ये जो स्पेशली मैं उसी चीज पे आऊंगा जो हमें आजकल जो बीमारी हुई है कोरोना वाली, कोविड वाली, जी, जिसमें मैं ये फेफड़े में इन्फेक्शन बिल्कुल। होता है ना। जी। तो उस सिचुएशन में आइडियली इन्फेक्शन के टाइम कई बार गोलियों से अच्छी शुगर कंट्रोल नहीं होती है, और इन्फेक्शन शुगर को बढ़ाता है, तो आप एक शुगर को बढ़ाएगा तो टैबलेट्स भी काम नहीं करे तो इन्फेक्शन भी बढ़ता जाएगा, तो एक विशियस साइकिल में हम लोग फंस जाते हैं। तो उस सिचुएशन के लिए सबसे अच्छी दवाई इंसुलिन को माना जाता है, और ऐसी सिचुएशन में जब इंसुलिन शुरू करते हैं तो वो परमानेंट नहीं होता है, वो परमानेंटली पेशेंट ये सोचता है इंसुलिन शुरू कर देंगे तो मेरे को लाइफ लॉन्ग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कई सारी स्थितियों में हमें टेम्पररी इंसुलिन देना पड़ता है। हाँ, अगर आपकी शुगर बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं है, हाँ सपोज आपको डायबिटीज से आपके गुर्दा खराब हो गया है, वहां फिर हम लोग टैबलेट्स नहीं देते हैं, वहां इंसुलिन लगाते हैं। या आपकी टैबलेट्स आपको सूट नहीं कर रही है, आपको टैबलेट्स टॉलरेट नहीं हो रही है, तो आपको अल्टीमेटली आपको इंसुलिन भी देना पड़ेगा। या दूसरी तकलीफ हुई है, सपोज टेम्परली आपको हार्ट की तकलीफ हुई है, एडमिट हुआ हॉस्पिटल में आप, तो उसमें हम लोग या बाईपास करा के आए हो या किडनी ट्रांसप्लांट करा के आए हो, उस सिचुएशन में हमें इंसुलिन रखना पड़ता है, और वो हमें कई बार लंबे टाइम तक देना पड़ता है। ये अभी भी मिथ है कि साहब इंसुलिन लगाया तो मुझे पूरे लाइफ लॉन्ग लगाना पड़ेगा, टाइप 2 की बात कर रहे हैं अपन, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ टाइम के बाद, एक तरह से मैं इसका एक एग्जाम्पल दूंगा कि हमारी जो कोशिकाएं बीटा सेल्स जहां से इंसुलिन बनता है, वो बनाते 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 थक जाती है। जब वो इंसुलिन बनाना बिल्कुल थक गई है, तो ऐसे टाइम पे हमें थोड़ा इंसुलिन बाहर से लगाएं। अगर इंसुलिन जैसे लगाएंगे तो वो कोशिकाएं वापस से बीटा सेल्स जो है इंसुलिन बनाना शुरू कर देती हैं, तो वापस से इंसुलिन जब बनना शुरू हो जाता है तो हम इंसुलिन को धीरे धीरे विड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारी एक बुक्स में बड़ा अच्छा सा डायग्राम दे रखा है कि जैसे कोई तांगा है, उसमें घोड़ा है, उसको घोड़े को जो तांगे जो है जो तांगा चला रहा है, उसको बार बार वो मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है, कुछ देर के बाद वो थक जाता है, बैठ जाता है कि मैं तो साहब अब नहीं चलूंगा आगे। हमारी बीटा सेल्स कोशिकाएं थक जाती है कि मैं तो आप वहां क्या करते हो, उसको उसको पानी पिलाओगे, उसको कुछ खिलाओगे, उसको घास खिलाओगे या उसको कुछ खिलाओगे, तो भाई तो उसको थोड़ी देर तक थोड़े खा ले, ठीक हो जा, फिर आप से चलना। सेम प्रिंसिपल हम बीटा डायबिटीज में लागू करते हैं कि एक टेम्परली सपोर्ट देते हैं इंसुलिन का, तो वो कोशिकाएं धीरे धीरे करके कुछ हद तक वापस से अपना काम करना शुरू कर देती है। तो धीरे धीरे करके हम इंसुलिन को, एक थियोरेटिकल बात कर रहा हूँ, हम लोग वापस से विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्लासिकल एग्जाम्पल हमारी बुक में दे रखा है। तो बीटा सेल्स को आप डैमेज करते जाओगे, और जब परमानेंटली पूरी डैमेज होगी, फिर आपको इंसुलिन बिना काम नहीं चलेगा, फिर आपको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल। हमें इंसुलिन एक सप्लीमेंट अगर, जी जी, एक सवाल है संजय मेहरा जी का, लाइफ स्टाइल हमारी क्या होनी चाहिए जिससे कि हमें डायबिटीज नहीं हो? नहीं, वर्ड तो खैर हम नहीं कह सकते कि नहीं हो, हाँ हम लोग इससे बच सकते हैं अगर आप अपनी रूटीन लाइफस्टाइल अच्छी से ठीक कर सकते हैं। हम्म, और मैं एक चीज ये कहूंगा, लाइफस्टाइल जो चेंज होना चाहिए वो हमारे बचपन से होना चाहिए। हमारे आजकल के सही है। बचपन में, आजकल के बच्चों की लाइफस्टाइल जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बचपन से उनके स्कूल्स टाइम से वो सारी चीजें स्टार्ट होना चाहिए। हमारे देश में अभी भी ये कल्चर कुछ स्टेट्स ने, कुछ स्कूल्स ने स्टार्ट किया है। विदेशों में आप देखना कभी भी किसी स्कूल के 1 किलोमीटर के एरिया में कोई भी फास्ट फूड सेंटर नहीं होता है, जबकि यहाँ आप हमारे कोचिंग एरिया में चले जाओ, हर घर में फास्ट फूड सेंटर मिल जाएगा आपको। बिल्कुल। विदेशों में आपके, हाँ, विदेशों में आपके बच्चे के स्कूल, जो बच्चा पढ़ने आता है उसके जो उसकी क्लास टीचर है, वो सबसे पहले उसका टिफिन खोल के देखती है कि वो क्या लेकर आया है। कोई ऐसा फास्ट फूड तो नहीं लाता डेली जिससे कि उसको देख देख के दूसरे बच्चे भी फिर वो उसको फॉलो करते हैं। तो वो इमीडिएटली उसको, उसके पेरेंट्स को बुला के देखते हैं, भाई ये हमारे ठीक है, वंस इन अ वाइल ठीक है। तो उस एज से, और दूसरा बचपन से हम लोग बच्चों को मोटिवेट करें, बचपन से आप उसको कहें कि आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए, आप आउटडोर गेम्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, स्विमिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए उनको मोटिवेट करें। और तीसरा उनका वजन, ओवरवेट, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में। और स्पेशली कोटा के लिए तो मैं एक बात कहूंगा कि यहाँ कोचिंग के लिए जो बच्चे आते हैं और 9th क्लास 10th क्लास में आते हैं बच्चे पढ़ने, और 3 साल तक यहाँ, 2-3 साल यहाँ रहते हैं, और उनके केवल दो ही काम होते हैं, दिन भर बैठे रहना और दिन भर कुछ ना कुछ फास्ट फूड या कोई ना कोई, हॉस्टल में भी नीचे आपको मैस मिलेगी, मैस में भी कोई ना कोई आपको कैंटीन मिलेगी, वहाँ हर चीज आपको पूरी रात मिलेगी, आप कुछ भी मंगा लो, क्या भाई वो वेफर्स ले आने आया, या वो नमकीन ले आना, या वो पिज्जा ले आना आया, और वो खाते रहते हैं बच्चे, और क्लासेस में भी बैठे रहते हैं।
रूम पे बैठे थे, और आप इमेजिन नहीं करोगे वो बच्चे करीबन 10 से 20 किलो वजन बढ़ा के जाते हैं यहाँ से। सही बात। अल्टीमेटली वो जो टाइम होता है, क्योंकि वो एक फेज है, 10th क्लास के आने के बाद बच्चा कोचिंग के लिए तैयारी करता है, और वो 2 साल 3 साल 4 साल जो भी है, उसके बाद भी उसकी लाइफ स्टाइल अगर अच्छी नहीं है और एक बार उसका वजन बढ़ गया तो फिर वो वापस कंट्रोल होना बहुत मुश्किल होता है। तो लाइफ स्टाइल हमें बचपन से ही चेंज करना चाहिए बच्चों की यार, क्योंकि हम लोग तो चलो ठीक है, अब आगे इस एज में हमें तो चेंज करना ही है। सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी। ऑन एन एवरेज हम लोगों को 30 मिनट्स पर डे ब्रिस्क वॉकिंग पर डे करना चाहिए, कुछ एरोबिक और कुछ एनारोबिक। और तीसरा फ्लेक्सिबल। 3 तरह की एक्सरसाइज होती है, एक तो एरोबिक एक्सरसाइज होती है, एक एनारोबिक होती है और एक फ्लेक्सिबल। एरोबिक वो है जो वॉकिंग है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का साइकिलिंग है, या और एनारोबिक होती है जो जिम में कराते हैं, हम वेट लिफ्टिंग करते हैं या सिटअप्स करते हैं। और तीसरी फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज होती है, वो योगा है, मेडिटेशन है, एंड जैसे मेंटल स्ट्रेस भी कम होता है, या जो, तो तीनों एक्सरसाइज का मिश्रण होना चाहिए। आप फिजिकल एक्टिविटी भी करें, साथ में कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी अगर आप कर सकते हैं, तो जिससे कि आपका मसल मास बढ़े और फैट कम हो। और तीसरा मेंटल रिलैक्सेशन के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज भी हो, जिससे कि आपका बॉडी फ्लेक्सिबल रहे। तो एक तो ये हमें 30 मिनट्स पर डे, यानी कि 150 से 200 मिनट्स पर वीक का हमें टाइम होना चाहिए। चलो हफ्ते में 5 दिन आप प्लान कर लो, 4 दिन प्लान कर लो, बाकी 2 दिन आप एक्सरसाइज कर लो। तो पहली चीज तो ये। तो जो मैं आपको एबीसी कहूंगा, ए फॉर एक्टिविटी, जो वो होना चाहिए अगर आपको बचना है लाइफस्टाइल से। एंड पहले मैं सी कहूंगा, सी फॉर कैलोरीज, कि हाई कैलोरी फूड हम लोग कोशिश करके अवॉइड करें, कोशिश करके उसको कट करें, उस एरिया में नहीं जाएं। शादियों में खाना खाने जाते हैं तो आप हाई कैलोरी फूड में जोन में जाते हैं, तो कोशिश करें उस एरिया में अपन कट करें, भाई नहीं जाएं। और बी जो आता है, ए फॉर एक्टिविटी, सी फॉर कैलोरी एंड बी फॉर बिहेवियर, हमें अपनी आदत चेंज करनी है। छोटे छोटे काम आप खुद करें। कहीं मौका मिलता है पैदल चलने का, उसको नहीं छोड़ें। घरों में भी हम लोग एक्टिविटी कहीं ना कहीं चलें। और पर डे हमें ऑन एन एवरेज 10,000 स्टेप्स टोटल 30 मिनट्स तो वॉक आपने किया, उससे आपका पूरा काम नहीं होगा। आपको टोटल करीबन करीबन 10,000 स्टेप्स, करीबन 5-6-7 किलोमीटर आप चलना चाहिए, अगर आप आराम से चल सकते हैं तो। ओल्ड एज में थोड़ी दिक्कत आती है, तो वहां आपको दिक्कत है तो आप थोड़ा ठीक है बाकी एक्टिविटीज करें। लेकिन यंग एज में हम लोग कोशिश करें 10,000 स्टेप्स चलना है। खाने में हाई कैलोरी फूड जो है, जितने भी जो ज्यादातर हम लोग लाइक करते हैं, उसको कट करना है। और हमारा वजन किसी भी तरह से हमें बढ़ने नहीं देना है, जिससे कि बीएमआई जहां बढ़ेगा, बॉडी फैट जहां बढ़ेगा, एब्डोमिनल गर्थ जहां बढ़ेगी, आने वाले टाइम में हमें शुगर होने की संभावना बढ़ती जाएगी। तो 3 चीजें हैं एबीसी जो मैं आपको बताता हूँ हमेशा, कि लोग जिम में भी जाते हैं तो वहां भी एस्केलेटर से जाते हैं। तो वो हैबिट चेंज करनी है हमें, कि हमें पैदल चलने की आदत डालनी है। कहीं भी जाए तो हमें किसी न किसी बहाने से अपने आप को मोबाइल रखना है। मोबाइल का मतलब होता है कि मोबाइल को लेके बैठ के बात नहीं करें, उसको लेके हम चलते रहें और बात करते रहें, तो शायद हमारी स्टेप्स जो है 10,000 स्टेप्स हमारे हो जाएंगे। तो इस तरह से कहें तो शायद हम लोग उसको डेफिनेटली डिले कर सकते हैं और बच सकते हैं लाइफ स्टाइल चेंज करके। बिल्कुल आपने सही बात और कहा कि लाइफ। डाइट में भी मैं कहूंगा, हाँ डॉक्टर हाँ, साहब, यही मैं पूछना चाह रही थी, डाइट का जो एक हमारे तो बुजुर्ग अगर लेते थे ना। हाँ हाँ, हाँ, नहीं आप पूछिए मैडम, बिल्कुल। मैं यही डाइट का ही पूछना चाह रही थी कि एक तो हम नॉर्मल है, हमें शुगर नहीं है, हम बचे हुए हैं, तब हमारी डाइट का थोड़ा सा किस तरीके से, जैसा कि आप शायद कहने वाले थे, कहा जाता है ना कि दिन में तो खाना राजा की तरह खाएं और रात को खाना रंक की तरह खाएं तो ज्यादा हाँ, अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन शुगर हो चुकी है, डायबिटीज है हमें, तो कौन सा जो खाना है वो हमें ज्यादा लेना चाहिए और जो कौन सा चीज है वो हमें अवॉइड कर देना चाहिए? बेसिकली आपको मैंने पहले भी कहा, हाई ग्लाइसेमिक हाँ इंडेक्स फूड जो भी हैं वो हाँ हमें आइडियली नहीं खाना चाहिए। दूसरा, जी। जिसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप हाई कैलोरी फूड जो है, हम जितने भी, जहां भी आपको कोई भी ऑयली चीज मिलेगी, जहां भी कोई मीठी चीज मिलेगी, आप कभी बाजार में जाएंगे नमकीन खरीदेंगे, उस हम्म नमकीन में आपके आजकल लेबलिंग होती है, पीछे लिखा होता है कितनी कैलोरीज है। हम्म कैलोरीज आप लोग नहीं देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे 100 ग्राम नमकीन में करीबन 550-600 कैलोरीज होती है। उस 550-600 कैलोरीज को बर्न करने के लिए करीबन 2 घंटे चलना पड़ता है, तब जाके वो बर्न होती है। नहीं तो क्या होगा, हमारे अंदर बॉडी में वो बैंक में जमा हो जाती है। अल्टीमेटली वो जमा होने के बाद फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उस कैलोरीज को कट करने के लिए या तो आप उसको बर्न करो,
बैंक में आप डाल तो रहे उसको खर्च करो, अदरवाइज तो वो आपके इकट्ठी होती जाएगी। तो हाई कैलोरी फूड कोशिश करके अवॉइड करें खाना जहां भी लगता है। और अगर आपको कभी कभी आता भी किसी दिन खाने में आगे तक आ जाता है तो अगले दिन उसको बैलेंस करें। अगले दिन होना चाहिए गिल्ट होना चाहिए, नहीं यार रात को मैंने बहुत हाई कैलोरी फूड खाया है तो आज मेरे को फाइबर्स खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, और खाने में थोड़ा सा वो लो कैलोरी फूड खाना है। तो जिसमें कैलोरीज कम होती है, जिसमें फाइबर्स हैं, स्पेशली हमारी जितनी भी सैलड्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, जितनी भी फलियां हैं, जितनी भी, इनमें कैलोरीज बहुत कम होती है। इनमें एक तरह से आप 100 ग्राम सलाद लें 20 कैलोरीज होती है, 100 ग्राम नमकीन लें 600 कैलोरी होती है। आप इमेजिन करें कितना डिफरेंस है। 100 ग्राम बहुत फ्रूट्स लेंगे 100 कैलोरीज होती है। तो आप एक प्लेट सैलेड या फ्रूट्स काट के रख लें, वो खा लें, पेट भर जाएगा। तो आप थोड़ा सा जो घर में खाना होता है, खाना नॉर्मल अगर आप खाना खाएं घरों में, जो नॉर्मल जो हम लोग अनाज, दालें, सब्जियां, दही, दूध, फ्रूट्स लेते हैं, इनमें इतनी कैलोरीज नहीं होती हैं। किसी भी चीज को आपने चपाती को आपने आपने पराठे में कन्वर्ट कर दिया तो कैलोरीज उसमें 2 गुनी या 3 गुनी होगी। आपने राइस को बिरयानी में कन्वर्ट कर दिया तो उसमें आपकी कैलोरीज बढ़ गई। कोई भी आपने ड्राई रोस्टेड चीज को आपने फ्राइड में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें मतलब फूड हैबिट्स प्लस कुकिंग हैबिट्स भी चेंज करना चाहिए। हमें कुकिंग में भी वो चीजें हमें कम खाना चाहिए, स्पेशली ऑयली चीजें कम खाना चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे हमारी बुक्स में जो रिकमेंडेशन है कि हमें पर डे विजिबल फैट 20 ml खाना चाहिए, यानी कि 4 चम्मच, 4 छोटे वाले चम्मच, 20 ml, यानी कि एक महीने में 500 से 600 ml। मैं लोगों को कहता हूँ आप घर जाना, बड़े लोगों को, आपके घर में कितने मेंबर हैं कैलकुलेट करना, लेडीज को बोलता हूँ स्पेशली, वही संभालती है किचन, और फिर आप घर बिल्कुल। जाके कैलकुलेट करना कि कितना आप में घर में आपका ऑयल कितना आया, तेल का पीपा कब आया था, और कितने दिन में खर्च होता है। सब लोग, हम लोग उससे बहुत ज्यादा खाते हैं, 2 गुना 3 गुना। और बाहर जो खाते हैं उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, उसका तो कोई हम्म। कैलकुलेशन नहीं है। और जो स्पेशली आजकल हम लोग जो रात को फोन करके बच्चे मंगाते हैं, उसमें जो तो वो हाई कैलोरी फूड ही आता है, उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा है। तो वो जब तक हम लोग अपनी हैबिट चेंज नहीं करेंगे कि मेरे को ये चीजें अवॉइड करनी है, और स्पेशली जो लेडी जो होती है वो ही होती है, वही आपको फैमिली का जो डाइटरी हैबिट्स को चेंज कर सकती है। जब तक वो नहीं चेंज करेगी आप चेंज नहीं हो सकते। तो आपको भी सपोर्ट करना है उसको, मतलब बाकी मेंबर्स को भी, और उसको भी हैबिट चेंज करने के लिए मेरे को ये इस तरह से प्लान करना है कि जिससे कि आपको किसी न किसी, ठीक है वंस इन अ वाइल अपने घर में सब चीजें होती है, लेकिन आप उसको चेंज नहीं करोगे तो आपका कैलोरी इंटेक कम नहीं होगा, और कैलोरी इंटेक कम नहीं होगा तो आपकी लाइफ स्टाइल, आपका ओवरवेट होते जाएंगे, और अल्टीमेटली आपको ये जो लाइफ स्टाइल डिजीज है उसके चपेटे में आ जाओगे। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब जैसे फल वगैरह भी होते हैं, फ्रूट्स भी, उसमें भी कुछ परहेज करना चाहिए, या फ्रूट्स तो खा लेने चाहिए सभी तरह के? फ्रूट्स में जनरली जो रिकमेंडेशन है कि आपको 2 या 3 सर्विंग फ्रूट्स डायबिटीज में लेना चाहिए। कुछ फ्रूट्स में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, जैसे वही मैंने आपको पहले कहा, खाते ही शुगर को हम्म। बढ़ाते हैं। तो ग्लाइसेमिक हाँ। इंडेक्स जो नॉर्मली हमारे जनरल जितने सीजनल फ्रूट्स आते हैं, हमें सब आइडियली सब फ्रूट्स खाना चाहिए। फाइबर्स जिसमें ज्यादा होते हैं, लाइक आप गाजर खाएं, कोई दिक्कत नहीं, अमरूद खाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बबूशा आता है ग्रीन कलर का, वो खाएं, एप्पल, छोटा वाला एप्पल आता है तो आप पूरा खाएं, बड़ा होता आधा एप्पल खाएं। ये डायबिटीज की बात कर रहा हूँ मैं। एंड थोड़ा सा आप 100 ग्राम पपीता है, अनार है, मौसमी है, संतरा है, ये सब डायबिटीज वाले पेशेंट सब ये सब चीजें खा सकते हैं। ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स कौन से होते हैं, जो 5 फल जो हम लोग देते हैं, एक आम जिसमें कि बहुत ज्यादा जी होता है, दूसरा चीकू है, केला है, अंगूर है, और सीताफल है। ये 5 फ्रूट्स का जी ज्यादा होता है। तो ये हमें कोशिश करके या तो आइडियली कम खाएं, या फिर कभी खाने के साथ खाने में आता देख पीस खा लें, ये नहीं कि नहीं खाना। हम्म। नो, फ्रूट्स के लिए नो वर्ड कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। आप उसका भी एक आम का रस बना के पियोगे तो फिर वो आपको दिक्कत करेगा, या आप ज्यादा मात्रा में खाओगे इन फ्रूट्स को तो आपको कैलोरीज ज्यादा मिलेंगी और शुगर इमीडिएटली बढ़ाएगा। तो लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स आप खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाई जी फ्रूट्स आप कम खाएं या विद मील खाएं, खाने के साथ खाएं। तो मतलब इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। और आटा जी, जो है, हम गेहूं का आटा जैसे ले रहे हैं, तो क्या उसमें कोई दूसरा आटा मिक्स कर लें? बेसिकली अनाज जितने भी हैं, चाहे गेहूं, हम्म। जौ, बाजरा, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जनरली सबका मोटा मोटा बराबर होता है। अपन अभी भी ये अच्छा मिथ अच्छा। से साफ है। पर ये कि मोटा, जो कहते हैं ना, पुराने जमाने में कहते थे कि मोटा खाओ और मोटा पहनो,
जो पुराने लोग हाँ अभी भी वो कहते हैं सब जी मोटा खाओ और मोटा पहनो, यानी कि आप जी जो आटा पतला पिसाएंगे और उसमें छान लेते हैं, उसमें तो ऊपर जो फाइबर्स होते हैं वो निकाल देते हैं, जबकि वो फाइबर्स हमें खाने हैं। वो फाइबर्स जो जो बाकी चीजों में, जैसे गेहूं जौ चना मिला के हम बोलते हैं कि आप मिस्सी रोटी लें, हम्म 4 किलो गेहूं में 1 किलो जौ 1 किलो चना मिला के लें, तो वो उसके उसके फाइबर्स उसमें ज्यादा होते हैं। तो फाइबर ज्यादा होंगे तो हमारा शुगर एकदम से नहीं बढ़ेगा, उनका शुगर हमारा स्लोली बढ़ाते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारा उनका कम हो जाता है। तो उसको मिक्स करने से ये कि हमारा जी कम हो जाता है। तो मोटा आटा लें आप उसको, या स्प्राउट्स खाएं, अंकुरित चीजें खाओ, हम्म अंकुरित बहुत अच्छे फाइबर्स होते हैं। आप रात को गेहूं जो चना या जो भी आप स्प्राउट्स या जो रात को भिगो के आप सवेरे लें, उसमें काफी प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं और फिलिंग भी होता है। तो ये अभी भी है कि साहब गेहूं नहीं खाना चाहिए, ठीक है, हम्म कम खाना चाहिए। आप मिक्सचर ऑफ अनाज का लें, और गेहूं के साथ साथ आप कुछ फ्रूट्स खा लें, तो आपका ऑटोमेटिकली जो वीट हमारा कम हो जाएगा खाने में। वीट हमें आइडियली ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए, कई सारी स्टडीज हो चुकी है। बिल्कुल तो वो उसकी सही बात जगह आप फ्रूट्स खाएं या सैलड्स खाएं या सब्जियां खाएं या फलियां खाएं, तो आपका उससे या कुछ ऐसी चीज खाएं जिससे कि आपका फिलिंग इफेक्ट आए, पेट जल्दी भरे, ना कि बिल्कुल। फटी एंड ऑयली चीजें खाएं। डॉक्टर साहब, एक मेरे पास मैसेंजर में है, एक सपना विजय है 12 से, ये पूछना चाह रही हैं कि आपसे अगर वो कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? कांटेक्ट में मेरा क्लिनिक है विज्ञान नगर में, हम्म जो मैत्री हॉस्पिटल के सामने एंटर होने के बाद, और मैं सवेरे 9:30 से लेकर 2:30 बजे तक मिलता हूँ, शाम को 5:30 से 7:30 मिलता हूँ अभी इन दिनों में। बाकी जी डायबिटिक पेशेंट को मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप अपने नियर बाय किसी फिजिशियन के टच में रहें। आप किसी शहर में रहते हैं तो, क्योंकि आप रेगुलरली बहुत दूर आप बार बार जाने से, तो आप अपने वहाँ डायबिटीज मतलब आप किसी फिजिशियन को दिखाएं, किसी डायबिटोलॉजिस्ट को दिखाएं या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं, तो आप अपने वहाँ लोकल उसके टच में रहोगे तो उससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। दूर जाने जो लोग जाते हैं साल में एक बार, मैं बॉम्बे या दिल्ली दिखा के आया हूँ, लेकिन वो बाकी दिनों में आपको कुछ नहीं पता होता है कि आपको क्या करना है। तो आप नियर बाय अपने एरिया में किसी सीनियर फिजिशियन को या किसी आप कंसल्ट करें, उससे टच में रहें। बाकी हाँ, मैं मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम विज्ञान नगर में मेरा क्लिनिक है, हरमीत मेडिकल के पीछे, मैत्री हॉस्पिटल के सामने, यहाँ मिलता हूँ मैं। जी। डॉक्टर साहब, चलते चलते बस एक सवाल और है कि इंसुलिन खाने के बाद लिया जा सकता है क्या? ये अच्छा प्रश्न है बड़ा। इंसुलिन जो है जैसे हम लगाते हैं वो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को एकदम से कम करता है। तो हम्म अभी तक जो इंसुलिन आते थे, अभी तक हम लोग जिसको हम लोग रूटीन में हम लोग इंसुलिन लगाते हैं, वो आइडियली खाने के 15 से 30 मिनट पहले लगना चाहिए, 30 मिनट पहला, जो हम जिसको हम लोग कन्वेंशन इंसुलिन बोलते हैं। लेकिन अब पिछले करीबन 10 एक साल से कुछ नए इंसुलिन आ गए जिसको हम लोग डिजाइनर इंसुलिन बोलते हैं या इंसुलिन एनालॉग बोलते हैं। क्योंकि जो कन्वेंशन इंसुलिन जो है उनको हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं तो उनका असर आने में आधा घंटा लगता है। तो आप इमीडिएटली खाना खा लोगे तो उसका असर तो आधे घंटे के बाद शुरू होगा, वो खाने का असर तुरंत शुरू हो जाएगा, तो मिस मैच हो जाता है। तो आइडियली जो कन्वेंशन इंसुलिन है वो हम लोग खाने के 30 मिनट पहले लगाते हैं। डिजाइनर इंसुलिन जो है, आजकल जो नए इंसुलिन आए हैं जिसको हम लोग एनालॉग बोलते हैं, वो खाने के साथ या खाने के बीच में या खाने के जस्ट बाद लगा सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में अब पूरा विश्व जो है आजकल डिजाइनर इंसुलिन या एनालॉग ही यूज करते हैं। हमारे देश में अभी भी हम लोग कन्वेंशन इंसुलिन यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि कॉस्ट, कन्वेंशन इंसुलिन कंपेरेटिवली से डिजाइन जो एनालॉग की कॉस्ट करीबन 3 गुना ज्यादा होती है। एनालॉग लगाने से ये फायदा होता है कि शुगर हमारी तुरंत कंट्रोल होती है, स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज का बच्चा है, आपने बच्चे के इंसुलिन तो लगा दिया, अब वो जिद करके बैठेगा साहब मैं तो खाना नहीं खाऊं, अब क्या करोगे आप? या हम्म वो कि मैं तो आज बहुत कम खाऊंगा मेरी, तो वहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उन केसेस में हम लोग उनको कहते हैं कि आप ये एनालॉग लगाओ। बच्चा जब देखो खाना खा लिया उसने या खाना से देख लो आप अंदाजन जिसने आज कम खाया है, तो आप 2 यूनिट कम लगा लो। दूसरा, ओल्ड एज में भी कई बार पेशेंट को पता लगता है क्या मूड होगा, आपने इंसुलिन लगा दिया, फिर वो जो ओल्ड एज वाले कहते हैं साहब मेरा तो आज खाना खाने का मन ही नहीं है साहब, पेट भरा हुआ है, बहुत कम खाऊंगा, तो वहां फिर हाइपो होने के चांसेस होते हैं। और हमारे देश में प्रॉब्लम कॉस्ट जो है वो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्योंकि हमें इलाज हमारी जेब से करना होता है। हमें कोई कहीं इसका वो क्या कहते हैं इंश्योरेंस नहीं होता है कि हमें कोई इंश्योरेंस से मिलेगा,
या हर चीज गवर्नमेंट सप्लाई बहुत मुश्किल होती है कि हर चीज आपको सरकार भी दे सकती है। ठीक है, कुछ हद तक वो कई सारी चीजें वो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कई सारी दिक्कतें होती हैं, तो वो पेशेंट अपनी पॉकेट से ही खर्च करता है अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो इसलिए वहाँ हर चीज उनको गवर्नमेंट से या इंश्योरेंस से मिलती है। हमारे देश में अभी भी हम लोग कन्वेंशन इंसुलिन ही यूज करते हैं, क्योंकि इंसुलिन एनालॉग्स महंगे पड़ते हैं। ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग लेना है तो आपको उसका बजट पूरा डिस्टर्ब रहता है। तो कोशिश ये करते हैं कि उसको हम लोग उसके पॉकेट के हिसाब से उसका इसी पे रखें। आइडियली जो भी इंसुलिन यूज करते हैं हम लोग खाने के 30 मिनट पहले लगाते हैं, जो ऑर्डिनरी इंसुलिन लगाते हैं। एनालॉग अगर आपको डॉक्टर लिखेगा तो पहले से बोल देगा ये आप खाने के साथ लगा सकते हो, तो खाने के साथ उस इंसुलिन को लगा सकते हो, आइडियली 30 मिनट पहले लगाते हो। और जो दवाइयाँ लेते हैं इनसे क्या स्किन डिजीज हो जाता है क्या डॉक्टर साहब? कोई साइड इफेक्ट्स डायबिटीज की दवाइयाँ हम लोग लेते हैं, जैसे काफी लंबे समय से डायबिटीज की दवाई दवाइयाँ ले रहे हैं, से कोई स्किन, जैसे एक सवाल आया प्रवेश सोनी जी का, ये कह रही है 15-16 साल से डायबिटिक हूँ, मुझे स्किन प्रॉब्लम हो गई है, क्या वो कभी ठीक हो पाएगी या दवा काफी ले चुकी हूँ उससे? कोई डायबिटीज की इससे कुछ नहीं मेडिसिन रिलेशन का नहीं? नहीं नहीं, डायबिटीज डायबिटीज वालों में स्किन प्रॉब्लम ज्यादा होती है। बहुत सारे स्किन हम्म। इन्फेक्शंस जो होते हैं वो क्लासिकली डायबिटीज में ही देखने को मिलते हैं। ओके। मेडिसिन का इनडायरेक्टली डायरेक्टली कोई साइड इफेक्ट नहीं नहीं डायबिटीज में नहीं होता। वो होगा तो कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन, जब मैंने आपको मेट्फॉर्मिन से बताया गैस बनती है, हाँ हाँ सल्फोनिलुराइड से हाँ। शुगर कम हो जाता है, हाइपोग्लाइसेमिक होता है, कुछ दवाइयों से कुछ पैरों में सूजन आती है, कुछ दवाएं किडनी पर काम करती है, तो उनका प्राइमरली वो साइड इफेक्ट होते हैं। 15 साल के बाद अपन सोचिए किसी दवाई से हुआ होगा, नहीं, वो कोई दूसरा कारण होना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने आज इतनी अच्छी बातें डायबिटीज को लेकर हम लोगों को यहाँ पर बताई। बहुत सारी जो भ्रांतियां थी, बहुत सारी चीजें थी, वो यहाँ पर हम लोगों ने जाना। सबसे बड़ी बात, जो हमारे साथ दर्शक जुड़े थे उनके सवालों का जवाब दिया। सबकी जो भी जिज्ञासा थी वो सब यहाँ पर शांत हुई, और जो सवाल थे उनका समाधान उनको मिला। हमारे चैनल दर्पण द रिफ्लेक्शन और हमारे जो सपोर्टेड है दापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी, और हमारे एसोसिएट है वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर साहब कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और हमारे साथ आज आप यहाँ पर मिले। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं भी आपको बहुत बहुत थैंक्स दूंगा डॉक्टर रेणु जी, और सारे दर्शकों को भी थैंक्स दूंगा, और स्पेशली आपके जो काला साहब हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। और ये उम्मीद करूंगा कि आप अगर इसमें से कुछ भी अगर आप थोड़ा सा इससे एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपने फैमिली को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपने आने वाली जनरेशन को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग उन सबको बचा सकते हैं। तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, फिजिकली एक्टिव रहें, हैं, और वजन बढ़ने मत दें, और खाने की हैबिट्स में थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें। ये है, वो कहते हैं ना, अच्छा खाएं, टाइम से सोएं, अच्छी नींद निकालें, खूब लिक्विड्स लें, खूब हंसें, और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, और वेट बढ़ने मत दें। बिल्कुल सही बात कही है डॉक्टर साहब आपने, कि थोड़ी सी हम अपनी लाइफ थैंक यू स्टाइल। मैडम। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वास्तव में थैंक यू दर्शकों, थैंक हम लोग थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लेंगे तो निश्चित तौर पर जो परेशानी हमारे सामने आ रही है उस परेशानी से हम लोग दूर हो जाएंगे। कहते हैं ना, डायबिटीज को होने ही ना दें। थोड़ी सी सावधानियां हैं, खान पान का हम ध्यान रखें, अपने एक्सरसाइज को हम करते रहें, स्ट्रेस को दूर रखें, क्योंकि कहते हैं ना, तनाव सिर्फ डायबिटीज लेकर के ही नहीं आता, बहुत सारी चीजों को हमारे साथ लेकर के आ जाता है। तो आवश्यकता इस बात की, स्ट्रेस फ्री रहें। ऐसे तो कहा जाता है कि तनाव सबके साथ है, लेकिन उस तनाव को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। पॉजिटिव स्ट्रेस है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो होना भी चाहिए, लेकिन अपने अंदर नेगेटिव जो लेकर के आता है स्ट्रेस, उसको हम अपने आप से दूर रख दीजिएगा। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, हम उनका थैंक्स करते हैं। और अगले फ्राइडे को फिर हम आपसे रूबरू होंगे एक नए खास मेहमान के साथ, फिर सारी बात करेंगे। तब तक हम यही कहेंगे, कोरोना का समय चल रहा है, अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, घर में सुरक्षित रहिएगा, आवश्यकता हो तभी घर से बाहर जाइएगा। तब तक के लिए हम आपको शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्ते डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर यू साहब, मैडम, थैंक यू, नमस्ते थैंक मैडम, यू, थैंक थैंक यू।